चलिए बेटा, हमारा अगला टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल, और ये सब डिपेंडेंट है बच्चों। ये वाला पता होगा तो आगे की कहानी आपको समझ आएगी। ठीक है, तो हम लोग निकालने जा रहे हैं एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल, यानी एक मॉलिक्यूल का एनर्जी। अब इसके लिए आपको, इससे पहला वाला अगर आपको याद होगा, पी का फॉर्मूला हमारे पास क्या था बच्चों? ठीक है, 1/3, ठीक है, एन एम या एम एन, ठीक है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी डिवाइड बाय वॉल्यूम। दिस इज वॉल्यूम। ये वॉल्यूम को अगर इधर ले लो तो क्या हो जाएगा? पीवी इज इक्वल टू 1/3 एन एम मीन स्क्वायर। ये कहां से आया, अब आपको समझ में आ गया? अच्छा, और एक चीज बताओ, क्या पहला डेरिवेशन चैप्टर का, जिसमें मैंने आपको बोला था आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, क्या था? पीवी इज इक्वल टू, याद आ रहा है? निहाल आया कि नहीं? निहाल की बेटी बराबर है एन की बेटी। सही बच्चों, यहां तक समझ में आ रहा है? तो पीवी की जगह हम लोग ने क्या रख दिया? ये हम लोग ने क्या नाम है, चैप्टर का शुरुआत किया था, तभी डेरिवेशन मैंने आपको बता दिया था, याद भी करवाया उसको। अच्छा, आगे की कहानी सुनो। हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, देखो, एनर्जी की बात करना है ना, किसकी बात करना है? एनर्जी। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है, अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है। क्या होता है भाई? हाफ एम वी स्क्वायर। तो मेरे पास एम और वी स्क्वायर तो दिख रहा है एक पार्टिकल का, ठीक है, एन के लिए इंटू एन भी दिखाई दे रहा है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ टर्म होता है वहां पर। क्या होता है? हाफ। क्या यहाँ पर 1/2 दिखाई दे रहा है? तो हम लोग 1/2 यानी डिवाइड बाय में जो 2 आएगा वो जबरदस्ती लेंगे। और जबरदस्ती स्टेप आपको पता है क्या करना पड़ता है मैथ्स में? अगर आप नीचे लेकर आ रहे हो तो ऊपर भी लेकर आना पड़ेगा। यानी अगर आप डिवाइड बाय बेसिकली 2 कर रहे हो तो आपको मल्टीप्लाई बाय 2 भी करना पड़ेगा। नहीं आई बात समझ? तो ये 2 हमने जबरदस्ती लेकर आया क्योंकि हमको चाहिए था। ये टर्म क्या बन जाएगा? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इंटू एन। ये एक का एनर्जी है, कितने का? एक का एनर्जी इतना है, एन का कितना होगा? तो ये टोटल एनर्जी हो जाएगा ई। नहीं समझे बात को? हाफ एम वी स्क्वायर कितने का होगा? एम किसका मास है? एक का। एम किसका मास है? तो हाफ एम वी स्क्वायर एक का एनर्जी हो जाएगा। ऐसे कितने हैं आपके पास? एन है, तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा एन का? ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। और यहां पर क्या बचा? 2/3। अब ये 2 समझ में आ गया कहां से हमने जबरदस्ती लेकर आया इसको एनर्जी बनाने के लिए। अच्छा, अगर बच्चों ये 2/3, मुझे तो एनर्जी पर मॉलिक्यूल निकालना है, मतलब डिवाइड में क्या चाहिए मुझे? एन। यहां पर देख रहे हो एन की बेटी में एन, तो यहां पर एन को यहां ले लेते हैं, अपॉन में आ जाएगा 2/3। बच्चों इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। तो बेसिकली ये वाला स्टेप आपको कुछ ऐसे दिखाई देने वाला है, 3/2 की बेटी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या बचेगा बच्चों? ई अपॉन एन। और आपको मैं बता चुका हूं ये कौन है। दिस इज एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल, क्योंकि टोटल एनर्जी डिवाइड बाय जब एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल करूंगा तब जाके एक का पता चलेगा ना। तो ई बाय एन कौन है? एक मॉलिक्यूल का एवरेज एनर्जी। ई बाय एन कौन है बच्चों? एक मॉलिक्यूल का एवरेज एनर्जी। आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट समझना है कि क्यों ई बाय एन, क्यों ई नहीं है? ई तो टोटल है। ई कौन है? टोटल है। कितने लोग हैं? एन लोग हैं। जब मैं इसको टोटल को डिवाइड बाय एन करूंगा तब पता चलेगा एक का एनर्जी कितना, जैसा मैंने अभी एक एग्जांपल में बताया आपको। ठीक है, तो आपको अब ये एक्सप्रेशन याद रखना है बच्चों। अगर आपसे मैं पूछूंगा कि एक पार्टिकल का एनर्जी कितना है, तो आपको याद रखना है, बोलना है 3/2 की बेटी। किसकी बेटी? याद रहेगा अगर एक मॉलिक्यूल का पूछूंगा तो। ठीक है, अच्छा अब बच्चों अगर आपको एक का पता हो गया, मैं अगर दो का पूछूं तो? 3/2 है ना की बेटी, ये एक का है। अगर मैं दो का बोलूंगा तो इंटू 2 करूंगा, है ना? हाँ, तो 3 की बेटी आ जाएगा। लेकिन आप याद रखो कि क्या, कौन सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग? मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक का है, दो का इंटू 2, तीन का, चार का इंटू 4। अगर एक मोल का अगर मैंने आपको बोला तो इंटू क्या करना पड़ेगा? वेरी गुड, 6.022 10⁻⁴ सिंबल क्या है इसका? Na, तो इंटू Na करना पड़ेगा। नहीं आ रही बात समझ में? तो आप क्या बोलोगे? 3/2 Na की बेटी। क्या बोलोगे? एक का कितना है? 3/2 की बेटी। समझ आ रहा है? दो का कितना होगा? 2 इंटू। थ्री का कितना होगा? 3 इंटू। अगर एक मोल का बोला तो
Na इंटू क्या आ जाएगा, Na आ जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, आगे चल के अपने को काम करना है। खैर यहाँ पर हमारा प्रूफ कंप्लीट हो चुका है। अपने को क्या पूछा था, हेडिंग क्या था, पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का कितना है। तो हमने बहुत ही आसानी से किया, पुराने डेरिवेशन में हमने प्रेशर का फॉर्मूला याद किया था, वो वाला स्टेप एक स्टेप आप बढ़ा भी सकते हो यहाँ पर, ठीक है, या डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो ये कहां से आ रहा है मैं बता रहा हूँ, वी को वहां भेजा, पीवी इज इक्वल टू दिस। ए पीवी की जगह क्या आएगा जल्दी से बताओ, एन की बेटी, कहां किया हुआ है, फर्स्ट डेरिवेशन में किया, इन टर्म्स ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, और इधर पे किस चीज की कमी दिखाई दे रही है आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनाने के लिए, हाँ तो हाफ की कमी है, तो आपको 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो ये वाला 2 उधर से आ गया। अच्छा, एक का एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होगा, एन का कितना होगा टोटल, ई होगा, एन को यहाँ लेना है, 2/3 को वहां भेजना है, और आगे आपका ई बाय एन इज इक्वल टू 3/2 की बेटी, ई बाय एन इज इक्वल टू 3/2। क्या लिखेंगे, दिस मींस दैट एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आपको ऐसे भी शो करने बोल सकता है, शो दैट एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा, इन दोनों का जो बेसिकली ये कौन है, एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल और टेम्परेचर के साथ, ये तो आपका कांस्टेंट है ना बच्चों, 3/2 कौन है, कांस्टेंट है, केबी कौन है, कांस्टेंट। अब वेरी कौन हो सकता है, चेंज कौन हो सकता है, टेम्परेचर। तो अगर मान लीजिए इसके अंदर बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स है क्यूब के अंदर, अगर आप उसको हीट करोगे, क्या करोगे, हीट करो, तो क्या उसका रैंडम मोशन और बढ़ नहीं जाएगा, सोचो, बढ़ जाएगा, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी तो एनर्जी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, याद रखिएगा। वीआरएमएस का पूछेगा ना, वीआरएमएस इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। लेकिन अगर एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल पूछता है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब यहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है, वीआरएमएस वाले में डायरेक्टली स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर है, और एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल जो आ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ रहा है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो, अभी कुछ टर्म्स है, जैसे मोलार स्पेसिफिक हीट क्या होता है, ठीक है, और एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एट कांस्टेंट प्रेशर। आपको सीपी और सीवी समझ में आना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये 11th में आपको दिया गया है, खैर अगर वहां पर भी आप लोग नहीं किए तो अभी समझ लो, क्योंकि मेयर्स रिलेशन आपको बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेयर्स रिलेशन बेसिकली इनका डिफरेंस होता है सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, ठीक है। जब आप पेपर सॉल्व करना शुरू करोगे, जो भी चैप्टर होगा उसके मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, तो उसको देखोगे तो मेयर्स रिलेशन भी पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और डेरिवेशन इजी है, लेकिन उसके पीछे का कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए क्या है, इंडिविजुअली सिंबल क्या बता रहे हैं वो समझना पड़ेगा। आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये कैपिटल सी और ये वी लिखा जाता है, इसका सिंबल कैसे लिखा जाता है, कैपिटल सी और बेस पर क्या लिखते हैं, वी, और ये हो जाएगा कैपिटल सी और बेस पर क्या लिखेंगे, यहां पर वी मतलब वॉल्यूम है, और यहाँ पी यानी क्या है, प्रेशर, ठीक है। और ये जो सी आप देख रहे हो, कैपिटल सी यहां पर, ये मोलार स्पेसिफिक हीट है। कौन सा हीट है, मोलार, नाम समझ में आया क्या बोला मैंने, सी का नाम क्या है, मोलार स्पेसिफिक हीट, और वॉल्यूम बोला तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये वाला मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। अच्छा, अभी इसको समझाता हूं मैं। अच्छा, वॉल्यूम कांस्टेंट हम लोग कैसे किया करते थे, याद करो, एग्जांपल याद है, जब गैस लॉज एक्सप्लेन कर रहा था मैं, कौन सा वाला एग्जांपल कांस्टेंट वॉल्यूम वाला था, मैंने आपको बलून वाला एग्जांपल बताया था, मैंने कुकर का एग्जांपल बताया था, कुछ याद आ रहा है, कुकर में वॉल्यूम क्या होता था, कांस्टेंट होता था ना, ठीक है। तो अगर मैं वॉल्यूम कांस्टेंट करके, यानी उसको ढक्कन बंद करके, ठीक है, आप उसको हीट करते हो, क्या करते हो, हीट करते हो, तो कोई सब्सटेंस है हमारे पास, सुनो बात को बच्चों, ये 1 मोल ले लो आप, कितना मोल ले लो, 1 मोल, अंदर जो सब्सटेंस है मेरे पास वो कितना है, 1 मोल, ठीक है। इसको आप क्या करते हैं, हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट करते हैं। इसका टेम्परेचर आप मान लीजिए अभी 25 डिग्री है, कितना सेल्सियस है, 25 डिग्री सेल्सियस। जब आप इसको हीट करते हो तो ये 25 से हो जाता है 26 डिग्री सेल्सियस, कितना हो जाता है, 25 से
26 डिग्री से 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा। कितना डिग्री टेम्परेचर बढ़ा? और इतना टेम्परेचर बढ़ने में इस 1 मोल सब्सटेंस ने, ठीक है, कितना हीट एब्जॉर्ब किया है? ठीक है, मैं ऐसे बताता हूं, इधर बताता हूं। 25 डिग्री सेल्सियस से कितना हुआ, कितना हीट एब्जॉर्ब करके, मान लीजिए 100 जूल हीट एब्जॉर्ब करके, ठीक है, कितना जूल एनर्जी एब्जॉर्ब किया? 100 जूल। ये हीट एब्जॉर्ब किया, ये हीट है, क्या ये हीट, ऐसा यूनिट में बात कर रहा हूं, जूल में। तो इतना जूल वो एब्जॉर्ब किया। ये बेसिकली हम लोग जो है ना स्पेसिफिक हीट कैलोरी में बात किया करते हैं, लेकिन मैं अभी आपको एसआई यूनिट में समझा रहा हूं, ठीक है। तो इतना हीट एब्जॉर्ब किया 25 डिग्री से 26 डिग्री जाने, यानी 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इसने कितना हीट एब्जॉर्ब किया? 100 जूल एब्जॉर्ब किया। तो इसको हम लोग बोलेंगे, अच्छा और एक चीज, 25 से 26 हुआ, वहां पर मेरा वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट। क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो यहां पर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो ये कौन हो जाएगा पता है? ये आपका हो जाएगा मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मोलार इसलिए क्योंकि 1 मोल है, मोलार इसलिए क्योंकि 1, नाम में मोलार क्यों आ रहा है? 1 मोल के लिए बात हो रही है। याद करो, इससे पहले भी मैंने मोलार वर्ड आपको आपके लिए बता चुका हूं, लास्ट लेक्चर में बताया। मोलार वॉल्यूम अगर आपको पूछा जाएगा किसी गैस का एसटीपी पर, तो 22.4 लीटर होता है 1 मोल गैस का वॉल्यूम एट एसटीपी। तो मोलार जब भी मैं बात करता हूं, ये 1 मोल के लिए बात हो रही होती। मोलार जब भी बात करता हूं किसके लिए? याद करो, मोलार मास का कॉन्सेप्ट आया था। मोलार मास कितने कितने का मास होता है? 1 मोल का मास होता है। 1 मोल कोई सब्सटेंस है, उसका एलिमेंट है, उसका मास मोलार मास होता है, ठीक है। अब सुनो, 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ा। कितना डिग्री बढ़ा? 1 डिग्री बढ़ा। इसने कितना हीट, अच्छा एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर जितना भी ये हीट एब्जॉर्ब करेगा उसी को क्या कहूंगा मैं? सीवी कहूंगा। क्या कहूंगा? सीवी कहूंगा। मतलब एट कांस्टेंट, क्या बोला एक बार फिर से दोबारा बच्चों? हमने एक सब्सटेंस लिया, उसका वॉल्यूम क्या कर दिया? कांस्टेंट। वॉल्यूम क्या कर दिया बच्चों? कांस्टेंट कर दिया। कैसे? ढक्कन बंद करके। समझ आ रहा है? अच्छा, उसके बाद जब आप इसको हीट करते हो, इसका जो भी इनिशियल टेम्परेचर रहा होगा, कितना डिग्री बढ़ा? 1 डिग्री बढ़ा। 25 से 26 हुआ, मतलब कितना डिग्री बढ़ा? अच्छा, आप डिग्री में भी बोल सकते हो और केल्विन में भी बोल सकते हो। जैसे आपको पता है 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब अगर मैं केल्विन में बात करूंगा 298 केल्विन होता है बच्चों। ये कितना होता है केल्विन? 26 डिग्री बात करूंगा तो 299 केल्विन होगा। इसका कन्वर्जन मैं सिखा दूंगा अभी अलग से, जिनको नहीं आता तो। 25 डिग्री का मतलब 298 होता है, 26 डिग्री यानी 299। इनमें डिफरेंस देखो कितना है, एक ही है ना, तो 1 केल्विन का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? तो अगर 25 26 बात करो डिग्री सेल्सियस में, तभी भी 1 डिग्री सेल्सियस है, और केल्विन में बात करो तभी भी 1। तो आप डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हो डेफिनेशन में, और केल्विन भी बोल सकते हो। डिग्री और केल्विन बराबर नहीं होता, लेकिन जो चेंज होता है ना वो बराबर होता है। इसकी कहानी मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा आपको, ठीक है। ये केमिस्ट्री में भी अपने को सेकंड चैप्टर में काम आएगा, सोल्यूशन वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है। अच्छा, 1 मोल सब्सटेंस 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा। कितना डिग्री टेम्परेचर बढ़ा? 1 डिग्री या 1 केल्विन। इतना बढ़ने में इसने जितना भी हीट एब्जॉर्ब किया एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसको क्या कहेंगे? सीवी कहेंगे। सीवी का नाम है मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सबसे पहले तो नाम याद करो यार। सी का नाम है मोलार स्पेसिफिक हीट। सी का क्या नाम है? वी लिखा हुआ तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, टी लिखा होगा तो एट कांस्टेंट प्रेशर। अच्छा, आप बोलेंगे सर ये वाला किस तरीके से होगा? देखो, अगर आपको प्रेशर कांस्टेंट रखना है तो आप ओपन कंटेनर में करोगे इसको। मतलब मैं कोई भी सब्सटेंस को जब हीट करूंगा, ठीक है, अब मैं इसको क्या करूंगा? खुली हवा में करूंगा, ऐसे ढक्कन खोल के। इससे क्या होगा पता है? जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो तो 180 में ही रहने वाला है ना। तो यहाँ पर एक्सटर्नल जो प्रेशर है मेरा कितना रहने वाला है? कांस्टेंट रहेगा। तो अगर आप खाने की बात कर रहा हूं, अगर आप खाना ढक्कन खोल के बनाते हो तो आप एट कांस्टेंट प्रेशर कर रहे हो, एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर आप ढक्कन बंद करके बना रहे हो खाना, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम कर रहे हो। नहीं समझे बात को? अच्छा, खाना किसमें कम जल्दी बन जाएगा? कुकर में, वो भी ढक्कन बंद करे रहोगे तो। उसमें क्या होता है,
आप कम हीट में टेम्परेचर ज्यादा बढ़ता है, समझ आ रहा है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम के अंदर, तो इसलिए खाना क्या हो जाता है, जल्दी बन जाता है। तो यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि कम कौन होगा ज्यादा कौन होगा, तो सीवी जो है ना आपका कम होता है और सीपी क्या होता है, ज्यादा होता है। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आप चावल बना रहे हो, सिंपल, ठीक है, चावल बना रहे हो, कुकर में बनाओगे और एक टोप में बनाते हो, या मान लो कुकर में ही बनाते हैं आप लेकिन ढक्कन खोलकर, ठीक है। अच्छा, चावल का टेम्परेचर जितना जल्दी राइज होगा उतना जल्दी चावल बन जाएगा। जल्दी जल्दी किस में राइज होगा, कुकर जो बंद रहेगा, मतलब 1 डिग्री बढ़ाने के लिए वहां पर हीट कम लगेगी। हीट क्या लगेगी, कम लगेगी, जल्दी राइज हो जाएगा। फिर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए टेम्परेचर सॉरी हीट कम लगेगी। और यहां पर खुले इसमें करेंगे तो यहां पर टाइम ज्यादा लगेगा। ज्यादा टाइम लग रहा है इसका मतलब 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको ज्यादा हीट देना पड़ रहा है। तो खाना किस में जल्दी बनने वाला है, बंद कुकर में। खुले कुकर में देर से बनेगा। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कौन ज्यादा होगा, सीपी या सीवी, सीवी या सीपी, सीपी ज्यादा रहेगा, क्योंकि 1 डिग्री बढ़ाने के लिए वहां पर हीट ज्यादा देना पड़ रहा है मुझे, और यहां पर खाना जल्दी बन गया ना, तो 1 डिग्री बढ़ाने के लिए मुझे कम हीट रिक्वायर्ड। समझ आ रहा है, ये करके देखोगे तो समझ आएगा आप। समझ आ रहा है, 1 डिग्री एग्जाम्पल लो, आगे चल के आप देखोगे भी मैथमेटिकली भी कि सीपी बड़ा रहता है सीवी से। ये वाली कहानी में v कांस्टेंट है, v आपका क्या है, कांस्टेंट। इधर पे खुले हवा में कर रहे हो तो याद रखो क्या होता है, तो लेबोरेटरी में भी हम लोग जो ओपन कंटेनर में कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे होते तो एट कांस्टेंट प्रेशर हो रहा होता है। अब लैब में हम लोग खाना थोड़ी बनाएंगे, वहां तो केमिकल रिएक्शन करेंगे। तो खाने से मैं कंपेयर करके बता रहा हूं कि जब आप कोई केमिकल रिएक्शन बंद इसमें करते हैं तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम कर रहे हो, और जब आप ओपन कंटेनर में जब उसको कर रहे होते तो एट कांस्टेंट प्रेशर चल रही होती कहानी। अच्छा, यहां पर जब मैं हीट करूंगा तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम कर रहा हूं, तो यहां पर बात होगी बच्चों किसकी, सीवी की। यहां पर एट कांस्टेंट प्रेशर चल रहा है, यहां पर बात होगी। अब आपको डिसाइड करना है बड़ा कौन होगा, बड़ा कौन होगा। अब मान लीजिए इसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, कितना, 25, अभी रूम टेम्परेचर पर हम बात करें, इसका 25 डिग्री सेल्सियस है। और ये मान लीजिए 75 पर खाना बन जाता है, 75 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाता है, ठीक है, या और ले लेता हूं चलो, 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाता है ये, 90 ले लेता हूं चलो, 90 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ यहां पर भी ये कितने पर है, 25 डिग्री पर, ये भी बनेगा कितने पर बच्चों, 90 डिग्री सेल्सियस पर बनेगा। तो यहां पर 25 से 26, आपको सिर्फ ये डिसाइड करना है कि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में किसमें ज्यादा हीट लगेगी किसमें कम हीट लगेगी, ठीक है। आपको ऐसे लॉजिकली पता है कि भाई इसमें खाना जल्दी बन जाएगा। क्यों बन जाएगा पता है, 25 से यहां पर 26, 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए होता है वो आपको कम चाहिए होगी, वो आपको क्या चाहिए होगी, जल्दी टेम्परेचर बढ़ जाएगा इसका। लेकिन क्योंकि ये खुला है इसकी वजह से आपको 25 से 26 जाने में यहां पर जो हीट लगेगी वो क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी, सीपी एट कांस्टेंट। नहीं मालूम है आपको इसमें ज्यादा टाइम लगता है कि नहीं लगता है, खुले इसमें ढक्कन खोल के बनाओगे तो, बोलो ज्यादा टाइम क्यों लगता है, क्योंकि हीट रिक्वायर्ड ज्यादा हो जाती है यहां पर। यहां पर अगर मुझे 25 से 90 डिग्री सेल्सियस पे ले जाना है तो क्योंकि सीपी इज ग्रेटर,
एक एक डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट लगती है वो बहुत ज्यादा लगेगी, ठीक है, इसलिए मुझे यहाँ पर जो है ना वो खाना जो है वो देर से बनेगा। तो यहाँ पर क्या ग्रेटर होता है, ये आपको ध्यान रखना है कि सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी। इसलिए मेयर्स रिलेशन जब आप करते हो ना तो सीपी माइनस सीवी करते हो, ना कि सीवी माइनस सीपी, बड़ा माइनस छोटा करते हो। आगे चल के अपन बात करेंगे, तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। क्या ग्रेटर होगा जल्दी से बताओ, सीपी ग्रेटर होगा, क्योंकि एट कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होता है वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करते हैं, ठीक है। ये याद रहेगा सबको। चलो इधर आ जाते हैं, अब डेफिनेशन पर आ जाते हैं एकदम। एक याद करोगे दूसरा हो जाएगा अपने आप। चलिए सीवी की बात करते हैं, मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, और क्या बोल सकते हैं 1 केल्विन बोलते हैं एट कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं सीवी। तो आप सीवी नहीं लिखोगे, आप नाम लिखोगे मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मैंने शॉर्ट डेफिनेशन लिखा है तो मैंने सिंबल लिख दिया डायरेक्टली। तो सीवी क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। सब्सटेंस कितना होना चाहिए 1 मोल, क्यों, क्योंकि मोलार बात कर रहे हैं अपन। 1 मोल क्यों, सिर्फ स्पेसिफिक हीट बात नहीं कर रहे हैं। स्पेसिफिक हीट जब अपन बात करते हैं, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट जब बात करते हैं तो वो एक्चुअल में क्या नाम है यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस के लिए बात होती है। तो यहाँ पर मोलार बोले तो 1 मोल हो गया, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। या तो मैंने ऐसा क्यों बोला, डिग्री सेल्सियस और केल्विन एक दूसरे के बराबर नहीं होते, लेकिन क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों चेंज है। चेंज हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है, याद रखिए। डिग्री सेल्सियस में चेंज और केल्विन में जो चेंज होता है वो क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। तो ये चेंज एक्चुअल में चेंज इन टेम्परेचर है एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड सीवी। डेफिनेशन देखो याद हुआ, ये याद हो गया तो दूसरा भी याद हो जाएगा। देखो याद करने की कोशिश करो, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of 1 mole of a substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin at constant volume is called CV। CV मतलब molar specific heat at constant volume। यही सेम डेफिनेशन बच्चों आपका यहां पर हो जाएगा। कुछ डिफरेंसेस क्या हो जाएंगे, प्रेशर जहां बोलते हैं ना अपन एट कांस्टेंट प्रेशर बात करने वाले, देखो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री, पूरा सेम टू सेम है, बस बदला किधर एट कांस्टेंट। यहां पर प्रेशर आपको बोलना है, यहां पर क्या बात कर रहे हैं वॉल्यूम बात कर रहे हैं, हो गया। तो एक याद करोगे तो दूसरा भी याद हो जाएगा, बस डिफरेंस याद करोगे, इधर वॉल्यूम और इधर पे प्रेशर बोलना है। और सिंबल इज कॉल्ड सीपी। सीपी का नाम मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। समझ गए कहानी, आगे सुनो। अच्छा यहां पर ना बच्चों एक और फॉर्मूला बता दे रहा हूं, इसको जरा याद रखना। सीवी का फॉर्मूला जो है, सीवी का फॉर्मूला बनेगा आपका डी क्यू, ठीक है, डी क्यू बाय डी टी। इस फॉर्मूले को याद रखें, ऐसे लिखते हैं, ब्रैकेट के बाहर वी भी लिखा करते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री। समझ आ, तो ये टेम्परेचर, यहां पर जो टी देख रहे हो क्या है, ये टेम्परेचर है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट विद रिस्पेक्ट टू अपन बात कर सकते हैं टेम्परेचर। डी क्यू बाई डी टी क्या बोलेंगे, डी क्यू है, डी क्यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, मतलब हीट का टेम्परेचर के साथ क्या रेट है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। टी यहां पर टाइम नहीं है, कौन है, टेम्परेचर है। अच्छा सीपी का जब फॉर्मूला लिखोगे आप तो ये भी कुछ इसी तरीके से बनता है। कांस्टेंट प्रेशर पर आपका हीट का रेट क्या है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। इस फॉर्मूले को याद रखना, आगे यूज करेंगे आप, इसलिए बता रहा हूं। बोलो क्या फॉर्मूला बच्चों, दोनों का डी क्यू बाई डी टी है ना, बस वहां पर एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोलते हैं, यहां पर क्या बोलते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर।
इतना फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, इसको आगे यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, चलो अगला टॉपिक बच्चों मेयर्स रिलेशन है। लास्ट टू लास्ट ईयर तो ये नीट के एग्जाम में सिर्फ रिलेशन पूछा हुआ था, दिखाया था हम लोग को, सिर्फ रिलेशन पूछा हुआ था, मतलब ये फॉर्मूला सिर्फ आपको नीचे ऑप्शन में देखना था। समझ आ रहा है? तो यहां पर मेयर्स रिलेशन जो है स्टेट बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। हाँ, इसका जो प्रूफ करने वाले हैं हम लोग, प्रूफ करना क्या है? अच्छा, सीपी और सीवी में मैंने क्या बताया, कौन बड़ा होता है बच्चों? सीपी बड़ा होता है। तो जब डिफरेंस निकालने बोलेंगे तो आप सीपी माइनस सीवी करोगे या सीवी माइनस सीपी करोगे? है ना, सीपी माइनस सीवी। ये किसके बराबर होता है पता है? आर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? आर मतलब कौन? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। याद करो, आर की वैल्यू याद है 8.314 जूल के इनवर्स मोल इनवर्स, उसके बराबर आता है। सीपी माइनस सीवी हमेशा किसके बराबर होगा? आर के बराबर होगा। ठीक है, हाँ, किसी गैस के लिए मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, सीपी और सीवी की वैल्यू अलग हो सकेगी, लेकिन डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस हमेशा आर के बराबर होता है। यही मेयर्स रिलेशन है। मेयर्स रिलेशन क्या है? सीपी और सीवी का डिफरेंस हमेशा किसके बराबर होगा? आर के बराबर होगा। और आर कौन है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अच्छा, मेयर्स रिलेशन इट गिव्स एन एक्सप्रेशन दैट कनेक्ट्स टू स्पेसिफिक हीट। अगर आपको ये बोलेगा कि व्हाट इज मेयर्स रिलेशन, तो आप बोलेंगे कि ये ऐसा एक्सप्रेशन है, ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो दोनों स्पेसिफिक हीट को आपस में कनेक्ट करता है। मेरे पास दो मोलार स्पेसिफिक हीट है ना, कौन कौन सी है? सीपी और सीवी। इस इक्वेशन में दोनों दिखाई दे रहा है, समझ आ रहा है? तो सीपी और सीवी को कनेक्ट करने वाला ये इक्वेशन है। सीपी और सीवी को क्या लिखोगे? व्हाट इज मेयर्स रिलेशन? या ऐसे बोल सकते हैं, इट इज एन एक्सप्रेशन दैट कनेक्ट्स टू स्पेसिफिक हीट, या इट गिव्स द एक्सप्रेशन दैट कनेक्ट्स दी टू स्पेसिफिक हीट। अंडरस्टूड? ओके, अब इसका डेरिवेशन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर मेयर्स रिलेशन। तो मैं भी जब इसमें से पूछूंगा तो ये मेयर्स रिलेशन आपको जरूर पूछूंगा। अब मेयर्स रिलेशन करने के लिए ना बच्चों आपको इसका बैकग्राउंड बनाना पड़ेगा थोड़ा सा। डायरेक्ट डायरेक्ट मेयर्स रिलेशन आपको समझ नहीं आएगा, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको इसके बैकग्राउंड में लेके चलता हूं। आपका ना केमिस्ट्री का एक चैप्टर है थर्मोडायनेमिक। कौन सा? थर्मोडायनेमिक। तो थर्मोडायनेमिक एक्चुअल में केमिस्ट्री में भी है और फिजिक्स में भी है। किसमें है? केमिस्ट्री में भी है और फिजिक्स में भी है। उसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है, जिसको हम लोग फ्लोट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोट क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक का पहला कानून क्या है? फ्लोट मतलब क्या? रोशन बोल, फ्लोट का क्या मतलब है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या है, जरा इस पे बात करते हैं। ठीक है, एक्चुअल में मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि अगर मैं केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग बात करूं, ठीक है, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, तो Q माइनस डब्ल्यू है, कि सॉरी फिजिक्स में माइनस है और केमिस्ट्री में प्लस है। Q प्लस डब्ल्यू, दोनों में फाइनल मतलब वही निकल कर आता है। मैं अभी आपको बताऊंगा दोनों के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये कंफ्यूजन रहता है क्योंकि आप ना जब दोनों चैप्टर पढ़ोगे ना, फर्स्ट लॉ दोनों में साइन का डिफरेंस देखोगे आप। फिजिक्स के लिए बीच में माइनस आएगा। अच्छा, केमिस्ट्री में जो डब्ल्यू का फॉर्मूला होता है ना, डब्ल्यू का, वो होता है एक मिनट पहले मैं थोड़ा सा क्यू का फॉर्मूला बनाता हूं। ये इधर भेज दिया। क्यू इज इक्वल टू
डेल यू माइनस डब्लू। केमिस्ट्री में ये वाला फॉर्मूला हो जाता है माइनस पी डेल वी, तो माइनस माइनस बना, क्यू का ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, और यहां पर मैं इसको अगर इधर भेजता हूं तो क्यू का फॉर्मूला बन जाएगा डेल यू प्लस डब्लू। फिजिक्स में डब्लू का फॉर्मूला होता है ओनली पी डेल वी। अच्छा, फाइनल फॉर्मूला दोनों में क्या मिला हमको? क्यू का फॉर्मूला क्या मिला? सेम मिला ना। तो आप अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री करो चाहे अकॉर्डिंग टू फिजिक्स बात करो, होता क्या है कि आपने केमिस्ट्री के अंदर यहां पर प्लस बोला हुआ है और यहां पर क्या बोला हुआ है? माइनस, फिजिक्स के अंदर। ठीक है, इसको हम लोग बेसिकली ऐसे याद रखते हैं कि फिजिक्स में फर्स्ट लॉ, फिजिक्स का पी मतलब प्लस होता है तो उसका अपोजिट माइनस आना चाहिए, ऐसे हम लोग याद रखते हैं इसको। ठीक है, तो जब आप 2 चैप्टर पढ़ोगे ना, केमिस्ट्री का थर्मो और इसका फर्स्ट लॉ पढ़ोगे तो वहीं पर कंफ्यूज आ जाओगे। तो मैं यहीं पर आपको उस चैप्टर का कंफ्यूजन दूर कर दे रहा हूं। ठीक है, दोनं में फाइनल एक्सप्रेशन देखो क्यू का क्या आ रहा है, अगर आप गौर से देखोगे तो सेम आ रहा है ना। तो मतलब यहां पर साइन अगर मैंने चेंज किया, प्लस बात कर रहा हूं, तो जब मैं क्यू का फॉर्मूला बना देता हूं डब्ल्यू को यहां भेज के, ये एक्सप्रेशन डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है केमिस्ट्री में? माइनस पी डेल वी होता है। क्या होता है? माइनस पी डेल वी होता है। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? अच्छा, मैं यहां पर माइनस डब्ल्यू को यहां भेजा, प्लस डब्ल्यू हो गया। लेकिन जब फिजिक्स में हम लोग वर्क का फॉर्मूला लिखते हैं तो उसको प्लस में ही लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? प्लस पी डेल वी रहता है। तो यहां पर ऑलरेडी प्लस है तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ रहा है? प्लस में आ रहा है। तो अगर आप यहां पर प्लस बात कर रहे हो तो डब्ल्यू आपका नेगेटिव रहता है, और आपका अगर यहां पर माइनस बात करें तो डब्ल्यू आपका क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। तो फाइनल एक्सप्रेशन दोनों के अंदर ही क्या आता है? सेम आता है, चाहे आप फिजिक्स से सॉल्व करो चाहे केमिस्ट्री से सॉल्व करो। तो क्यू का फॉर्मूला कुछ ऐसे बन गया। अभी मैं एकदम फॉर्मूले पे नहीं जा रहा हूँ, फॉर्मूले को समझाने नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ फॉर्मूले का फॉर्मेट समझाया मैंने। अभी ये क्यू क्या है, वर्क क्या है, डब्ल्यू क्या है, ये सब क्या है, ये सब इंडिविजुअली अपन चैप्टर में बात करेंगे, लेकिन मैं नाम बता देता हूं। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों चेंज इन इंटरनल एनर्जी, या इंटरनल एनर्जी बोल दो आप। कौन है ये? इंटरनल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? ये कौन है? क्यू कौन है? हीट है। कौन है? ये डब्ल्यू कौन है? वर्क है। इस बात को ध्यान रखो, सब में वही चीज है। पी प्रेशर है, डेल वी कौन है? चेंज इन वॉल्यूम है। वॉल्यूम में चेंज कितना होगा? पहले इतना बताओ, ये समझ में आया? ठीक है, क्यू को अपन हीट एक्सचेंज भी बोलते हैं, एक्सचेंज ऑफ हीट, हीट कितना एक्सचेंज हुआ, अंदर आया कितना बाहर गया वो। अच्छा, इसको मैं अगर बात करूं कि अगर बहुत ही छोटा सा हीट एक्सचेंज हुआ है, कितना? अच्छा, मैथमेटिकली आप मुझे बताओ, फिजिक्स के अंदर केमिस्ट्री में हम लोग कोई भी चीज छोटा बताने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? डी लगाते हैं, डेरिवेटिव का। याद आ रहा है? अच्छा, तो इसको मैं डी क्यू बोल दूंगा तो बहुत ही कम अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज हुआ। इंटरनल एनर्जी भी बहुत ही छोटा सा चेंज होगा, वॉल्यूम भी बहुत छोटा सा होगा। तो ये कुछ एक्सप्रेशन आपका बन जाएगा जो आपको यूटिलाइज करना है। क्या यूज करना है, समझ में आ रहा है? ये वाला एक्सप्रेशन इधर से मैंने इसको बनाया, ये भी वैसे ही बनेगा कि नहीं बनेगा? डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। तो आप चाहे, मैंने जो क्या नाम है नोट्स में लिखा हुआ है, मैंने अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री सॉल्व किया, यानी ये वाला स्टेप आप देखोगे वहां पर साइड में सॉल्व किया हुआ है, लेकिन आप फिजिक्स के अकॉर्डिंग भी इसको कर सकते हो। समझ आ गया? तो वीडियो देखोगे तो आपको चीजें क्लियर रहेंगी कि दोनों तरीके से ही फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, दोनों में सेम आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री करो चाहे अकॉर्डिंग टू फिजिक्स करो, ठीक है, फाइनल जो हीट का फॉर्मूला आने वाला है वो दोनों में सेम आएगा, क्योंकि दोनों में सिर्फ अंडरस्टैंडिंग अलग है, चीजें सॉल्व करने के लिए हम लोग ने जो है साइंस अलग अलग लिया हुआ है। चलो, कितने लोग को ये एक्सप्रेशन याद हो गया, बताओ जरा। डी क्यू किसके बराबर होता है? ये वाला फॉर्मेट याद रखना, डी यू प्लस पी डी वी, याद रहेगा इतना? इसके बारे में डिटेल में आप बात करने वाले हो चैप्टर के अंदर, ठीक है, क्योंकि दो केमिस्ट्री में भी अलग से चैप्टर में आएगा, फिजिक्स में भी अलग से आएगा।
फॉर्मूला बताओ सभी बच्चे। ये देखो मैंने ये यहाँ पर लिखा है फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, यानी फ्लोट, और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, मतलब केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। आप फिजिक्स के अकॉर्डिंग जब करोगे तो यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है, और फिर ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस, और डब्ल्यू की जगह पर आप क्या लिखोगे, पी डेल वी लिखोगे, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा आपका। अच्छा, डेल यू की जगह हम लोग ने इसको चेंज करके डेली लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, डेली, मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है ना बच्चों जो, ठीक है, ये जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी देख रहे हो, इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, डेल यू देख रहे हो ना, इसकी जगह आप डेली लिख सकते हो, और इसकी जगह फिर क्या हो सकता है, डीई भी आ सकता है। याद रखो क्या किया हमने यहां पर, डेल यू की जगह आप डेली सिंबल भी इस्तेमाल कर सकते। अलग अलग बुक में देखो कैसा दिया जाता है, कहीं पर ई इस्तेमाल किया है, कहीं पर यू इस्तेमाल किया, तो यू की जगह क्या आ सकता है, ई आ सकता है। याद रहेगा इतना, दोनों बराबर है भाई। किसी बुक में क्या होता है कि डेल यू इस्तेमाल किया हुआ है, डी यू इस्तेमाल किया हुआ है, कहीं पर डेल ई डी यू ऐसे इस्तेमाल होगा। तो अभी डी वाला यूज करेंगे अपन, कौन सा वाला, ये वाला एक्सप्रेशन। तो अभी ये वाला एक्सप्रेशन याद कर लो, जरा चेक करेंगे बच्चों। केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग मैंने डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू बताया था आपको, केमिस्ट्री में क्या बताया था, प्लस बताया था, केमिस्ट्री में क्या बताया था, माइनस बताया था। हाँ हाँ, ओके ओके, तो एक काम करिए, रुकिए रुकिए रुकिए, हाँ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में माइनस बात किया था ना अपन ने, ये फिजिक्स होना चाहिए, सॉरी, फिर ये सही है, फिजिक्स के अकॉर्डिंग है। अरे एक मिनट रुको, फिजिक्स का पी मतलब प्लस होता है तो उधर पे माइनस होना चाहिए, तो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग सही तो है यार, सही है, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग है। हाँ, डेल यू इज इक्वल टू वॉट, क्यू प्लस डब्ल्यू उधर भेजा तो, बोलो बोलो, प्लस डब्ल्यू उधर भेजा तो क्यू का फॉर्मूला ये बन गया। केमिस्ट्री में डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या बोला था मैंने, माइनस पी डेल वी होता है, क्या होता है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। अच्छा, ये डेल यू की जगह हम लोग ने क्या इस्तेमाल किया हुआ है, और जब ये एक्सप्रेशन को मैं स्मॉल बात करता हूं, क्या बात करता हूं, स्मॉल, तो ये क्यू ही लिखना चाहिए, डेल क्यू लिखने की जरूरत नहीं है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, डी क्यू डीई डीवी, ठीक है, इतना एक्सप्रेशन हो गया, ये साइड में लिख लेना, ठीक है। आप चाहे तो इसमें भी बता सकते हो, लेकिन वो एक्सप्रेशन अपने को डायरेक्ट यूज करना है। अब आ जाइए, ओके, अब सुनो, फर्स्ट पॉइंट, एक मोल गैस ले रहे हैं हम लोग, कितनी मोल गैस ले रहे हैं, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एनक्लोज इन सिलेंडर, एक सिलेंडर के अंदर अपने बंद करके रखा उसको। सेकंड पॉइंट, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, कौन है ये पता है ना आपको, पीवीटी कौन है, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली, खत्म, इतना कर लिया। उसके बाद आगे कहानी सुनो, थर्ड पॉइंट, बहुत ही आसान डेरिवेशन है बच्चों, बस छोटी मोटी चीजें आपको पता होना चाहिए। अगर हम लोग गैस को हीट करते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कैसे हीट करते हैं, देन चेंज इन हीट, 1 मोल गैस है, याद रखो, कितनी गैस है, 1 मोल गैस में जो हीट एक्सचेंज होगा, हीट रिक्वायर्ड होगा, समझ आ रहा है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके बराबर होना चाहिए, सीवी। तो हम लोग बेसिकली ये वाला एक्सप्रेशन इस्तेमाल कर रहा हूं, सुनो, क्या ये एक्सप्रेशन आप समझ पा रहे हो, ये कहां से आया, इसके पहले एक स्टेप लिखता हूं, डी क्यू इज इक्वल टू डीई प्लस पी डीवी, बोलो ये समझ में आ रहा है, ये कहां से आया ये एक्सप्रेशन, फ्लोट, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ये वाला एक्सप्रेशन आया। हीट कितना हम लोग ने माना हुआ है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम डी क्यू 1 माना है, क्या माना है, मुझे बताओ, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो वॉल्यूम में चेंज कितना होगा, सही बात बताओ बच्चों,
बोलो। वो अगर मैं बोल रहा हूं वॉल्यूम कांस्टेंट है तो व्हाट इज चेंज इन वॉल्यूम? जीरो हो जाएगा। तो डीवी की वैल्यू कितनी होगी? डीवी का मतलब क्या है? वॉल्यूम में चेंज। अगर मैं बोलूं वॉल्यूम आपका था 22.4 लीटर, कितना था? ठीक है, या जो भी वॉल्यूम रहेगा, आपने जब उसको हीट किया वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, तो चेंज कितना होगा? जीरो होगा। तो डीवी की वैल्यू कितनी हो जाएगी एट कांस्टेंट वॉल्यूम? जीरो हो जाएगी। ध्यान देंगे तुम लोग दोनों इधर पे। तो डीवी की जगह कितना आ गया बताओ? जीरो आ गया। पी इंटू जीरो क्या हो जाएगा? जीरो। सिर्फ बचेगा क्या? टी बचेगा। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, क्या हम लोग ने एक और फॉर्मूला किया था, सीवी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, और ब्रैकेट के बाहर मैंने आपको बोला था एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या सीवी का फॉर्मूला ये आपने ऊपर डेफिनेशन में नहीं बताया मैंने? क्या फॉर्मूला था? डी क्यू बाय, अच्छा सीवी का फॉर्मूला है डी क्यू बाय डी टी। एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर मैंने इसको डी क्यू वन बोल दिया है। तो अगर मैं इसको यहां भेजूं तो सीवी इंटू डी टी इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया? नहीं, तो डी क्यू ऑल्सो इक्वल्स टू सीवी डी टी। डी क्यू ऑल्सो इक्वल्स टू, डी क्यू ऑल्सो इक्वल्स टू सीवी डी टी। यहां से सॉल्व करके नहीं आया ये, समझो बात को। dq का एक्सप्रेशन ये वाला हम लोग ने पढ़ा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये dq1 है और इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो, तो सिर्फ क्या बचेगा? de बचेगा। क्या बचेगा बच्चों? de बचेगा। अच्छा, dq ऑल्सो इक्वल्स टू, फ्रॉम द फॉर्मूला dt को यहां भेजा तो dq इज इक्वल टू cv dt। तो आपका एक एक्सप्रेशन से एक तो ये सॉल्व हुआ और दूसरा एक्सप्रेशन से क्या आया? ये cv dt। अब क्या बराबर हो गया जरा चेक करना। मेरा ये कौन है? डीई, इधर पे सिर्फ डीई बचा ना, और यहां पर कौन है? सीवी dt। तो डी किसके बराबर हो गया जरा चेक करना। तो अब इस बात को ध्यान रखना है कि डीई की वैल्यू कितनी है? सीवी dt होता है। डीई की वैल्यू कितनी है? इसको याद रखोगे, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब कितने लोग को ये स्टेप समझ आया? हम लोग ने सबसे पहले कहानी करी डी क्यू का फॉर्मूला फ्रॉम फ्लोट। क्या बोलोगे? फ्लोट से डी क्यू इज इक्वल टू क्या आया? डी प्लस पी डीवी आया। ठीक है। अच्छा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम अगर मैं बात करूं तो dq को हमने क्या मान लिया है? dq1 मान लिया है। तो dq1 का फॉर्मूला क्या बनेगा? de प्लस पी dv की वैल्यू कितनी होगी? क्यों जीरो होगी? रीजन बताना। एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो वैल्यू क्या होगी? dv कौन है? चेंज इन वॉल्यूम, इसलिए dv की जगह क्या आ गया? जीरो। बचेगा क्या? ओनली de। अच्छा, dq ऑल्सो इक्वल्स टू cv dt भी होता है, तो हम लोग ने इक्वल टू क्या लिखा? सीवी dt भी लिखा। यहां क्या बचा? ओनली डीई, और यहां क्या बचा? सीवी dt। तो डीई किसके बराबर आ गया? अच्छा, आप इसको ना दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। मान लो आपको ऐसा स्टेप समझ नहीं आ रहा है कि सर क्या चल रहा है, इसको उसके इक्वल, इसको फलाना ढमका ऐसे कर रहे हैं, तो आप ना बच्चों ऐसे लिखो, dq1 इज इक्वल टू, आप क्या लिखोगे? डीई p इंटू जीरो। अच्छा, dq1 ऑल्सो इक्वल्स टू व्हाट? इधर सिर्फ डीई बचा, तो डी किसके बराबर आ गया? ऐसे भी कर सकते हैं, या तो मैं दो एक्सप्रेशन इक्वल करके फिर बाद में डी, ऐसे में क्या हुआ कि डी की वैल्यू मिल गई, और ऐसे रखूंगा तो फिर उल्टा थोड़ा सा एक्सप्रेशन बनेगा, बाकी और कुछ नहीं। समझ आ रहा है? तो कई मरतबा क्या होता है कि आप ऐसे कनेक्ट करने लगते हैं, बोले ये तो आया, ये तो समझ आया, लेकिन यहां से ये कैसे आया? तो यहां से वो आया ही नहीं है, वहां से आया है। अंडरस्टूड? क्या ये पहला एक्सप्रेशन सबको समझ आया? इक्वेशन नंबर 1, डीई इज इक्वल टू कितना हो गया? सीवीडीटी। सभी बच्चे याद कर लो, डीई कितना है, क्योंकि आगे सब्स्टिट्यूट करना है। सीवीडीटी आया। आगे, अच्छा सेम ये जो स्टेटमेंट देख रहे हो, इसको फिर से दोबारा करना है। इफ द गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम की जगह क्या हो जाएगा? प्रेशर हो जाएगा। देन चेंज इन हीट, उसको अपन क्या बोल देंगे? dq2 बोल देंगे। क्या बोल देंगे? dq2 बोल देंगे। इज, ये देखो, देख लो जरा। if the gas heated to the same temperature but at constant pressure then change in heat dq2 is, ये कहां से आया? ये एक्सप्रेशन कहां से आया? कौन बताएगा? फ्लोट से आया। सही है बच्चों, कहां से आया? ये फ्लोट से आया। अच्छा, दिस dq ऑल्सो इक्वल्स टू दिस, कहां से, कैसे? सीपी का फॉर्मूला क्या था जरा बताना।
डी क्यू बाई डी टी तो था ना एट कांस्टेंट प्रेशर, तो एट कांस्टेंट प्रेशर पे मैंने इसको डी क्यू टू माना है, ये इधर चला गया, सीपी डी टी इज इक्वल टू वॉट, तो डी क्यू टू अकॉर्डिंग टू फ्लोट ये आ गया, और उसके बेसिक फॉर्मूले से हम लोग ने ये लेकर आ गए। अच्छा आपकी बात सुनो, एट कांस्टेंट जब मैं प्रेशर बात करता हूं, क्या बात करता हूं, तो यहां पर फॉर्मूले में तो सिर्फ पी है ना, क्या चेंज इन पी है, नहीं, तो यहां पर पी की जगह जीरो मत पुट करना। अब बोले सर वहां पर कांस्टेंट वॉल्यूम था तो आपने डीवी की जगह जीरो पुट किया, इधर पी की जगह जीरो क्यों नहीं पुट कर रहे हैं, ये पी है सिर्फ, डीपी नहीं है, नहीं समझे बात को, पी यानी प्रेशर, और डीपी होता तो प्रेशर कांस्टेंट है, चेंज इन प्रेशर जीरो होगा, पी थोड़ी जीरो होगा, नहीं समझे कहानी, डीवी क्यों जीरो हुआ था पहले, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो चेंज जीरो रहेगा, तो खैर यहां पर कोई भी टर्म जीरो होने वाला, ये बात ध्यान रखना। अच्छा डीई आपका कितना आया था इक्वेशन नंबर 1, जल्दी बताओ ना, सीवीडीटी, और ये पीडीवी ऐसे ही रखते हैं, सीपीडीटी ऐसे कैसे आ गए, इतनी बात समझ आ गई। अच्छा ये जो सीवीडीटी आप देख रहे हो, इसको इक्वल के उधर भेज दो बच्चों, सीवीडीटी प्लस का है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस सीवीडीटी, इधर क्या बचा, पीडीवी। अच्छा इन दोनों में कॉमन क्या बच्चों, dt कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा सीपी माइनस सीवी और बाहर चला गया dt। आगे की कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइडियल गैस इक्वेशन बताइएगा सभी बच्चे, आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू, सभी बच्चों को याद है, ओके, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। अच्छा आपको याद है पहले पॉइंट में हम लोग ने 1 मोल कंसीडर किया है, कंसीडर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एनक्लोज इन अ सिलेंडर, 1 मोल, तो ये n की वैल्यू कितनी होना चाहिए, 1, अगर मैं इसकी जगह 1 रखूंगा तो पीवी इज इक्वल टू आरती हो जाएगी, 1 आरती मत लिखो आप, नहीं आई बात समझ में, तो n की जगह 1 लिखूंगा तो सिर्फ आरती हो जाएगा। अच्छा सुनो, टेम्परेचर हमने कितना चेंज किया है, dt, टेम्परेचर कितना चेंज किया है, तो अगर टेम्परेचर यहां पर dt चेंज होता है एट कांस्टेंट प्रेशर पर, सवाल आपसे क्या है सुनो, आपको गैस लॉज मालूम है, ठीक है, प्रेशर जब कांस्टेंट हुआ करता था तो किसका रिलेशन आता था, और वो कौन सा लॉ है गैस लॉज में एट कांस्टेंट प्रेशर, हाँ वेरी गुड, V और T का रिलेशन बना, P कांस्टेंट हो गया, चार्ल्स लॉ नहीं हुआ वो, चार्ल्स चर्चगेट VT, याद करो, नहीं याद है, ओके, तो अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो वॉल्यूम चेंज होगा, अगर प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर इज कांस्टेंट तो P ऐसे ही रहेगा, टेम्परेचर चेंज हुआ है R ऐसे ही रहेगा, टेम्परेचर चेंज हुआ है dt, वॉल्यूम चेंज होगा dV, नहीं समझे बात को, एट कांस्टेंट प्रेशर, मैं जो कहानी यहां पर बात कर रहा हूं एट कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहा हूं कि वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, बताओ, प्रेशर की बात कर रहा हूं, तो प्रेशर कांस्टेंट है, R तो वैसे भी कांस्टेंट होगा। अच्छा अगर टेम्परेचर आप dt चेंज करते हो तो वॉल्यूम भी dV चेंज होगा, क्योंकि ये कौन सा हो जाएगा, चार्ल्स लॉ ना, चार्ल्स लॉ क्या होता है, V और T का रिलेशन होता है, अगर T चेंज होगा तो V चेंज होगा, बाकी सब क्या रहने वाला है, तो मतलब P dV की वैल्यू कितनी आ गई बता दो, R दी थी, तो आपको ये समझ आ गया, PV इज इक्वल टू RT से मैंने P dV इज इक्वल टू R dt बनाया। अच्छा तो इस P dV की जगह क्या आना चाहिए, R dt आना चाहिए, dt से dt क्या हो जाएगा, अब R इज इक्वल टू आपका CP माइनस CV या CP माइनस CV इज इक्वल टू R, दिस इज मेयर्स रिलेशन, ये कौन आ गया बताओ, मेयर्स रिलेशन आ गया, कुछ आई बात समझ में, तो आपको इसके लिए क्या क्या बेसिक फंडा आना चाहिए इस बात को समझ लो, आपको CP का बेसिक फॉर्मूला आना चाहिए, CV का बेसिक फॉर्मूला आना चाहिए, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या था, CV इज इक्वल टू dq बाई dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम, CP इज इक्वल टू dq बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर, फ्लोट के अकॉर्डिंग आपको स्मॉल d और कैपिटल Q, dq का फॉर्मूला क्या निकला था, de प्लस pdv आना चाहिए, इन दोनों को फॉर्मूले को कंबाइन करके आप पहले निकालते हो de एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर, फिर बाद में एट कांस्टेंट प्रेशर पर जब हम लोग करते हैं तो वहां पर सब्स्टिट्यूट करके पूरा मेयर्स रिलेशन आ जाता है, क्या बना मेयर्स रिलेशन, CP माइनस CV इज इक्वल टू R, सभी बच्चों को ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। अब मैं आपसे फॉर्मूला पूछ लेता हूं मेयर्स रिलेशन
अच्छे से आ जाएगा आपको। अकॉर्डिंग टू फ्लोट आप बताइए डी क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा? डीई प्लस पीडीवी। ठीक है। अच्छा मान लीजिए अगर मैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात करता हूं, आप डी क्यू का फॉर्मूला बताओ, डी क्यू का फॉर्मूला बताओ जल्दी से। इधर कहां देख रहे हो? जब मैं पढ़ाता रहूंगा और तुम ऐसे जाओगे ना तो ऐसे ही होगा। क्या है डी क्यू का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू फ्लोट? जल्दी से डी क्यू का फॉर्मूला क्या है? बाकी बच्चे बताओ। डी सभी बच्चों को याद होगा, जो झोंका ले रहा होगा उसको नहीं याद होगा। डी क्यू इज इक्वल टू डी प्लस पीडीवी। ये एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर डी क्यू को मैंने डी क्यू 1 माना है। क्या माना है? डीवी कितना होगा? डीवी 0 होगा, तो बचेगा कौन? सिर्फ डीई। अच्छा डी क्यू ऑल्सो इक्वल्स टू सीवी डी टी, तो डीई की वैल्यू कितनी आ गई थी इक्वेशन नंबर 1? डीई इज इक्वल टू क्या आ गया था? सीवी डी टी आ गया था। दूसरा एट कांस्टेंट प्रेशर पे जब बात करूंगा तो कोई भी टर्म 0 हो रहा है यहां पर फ्लोट के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन आया? नहीं। अच्छा डी क्यू इज इक्वल टू आपका डीई प्लस पीडीवी आ गया। डी क्यू टू ऑल्सो इक्वल्स टू सीपीडीटी। यहां पर आपको क्या करना है? बस इक्वेशन नंबर 1 से डी की वैल्यू उठा के रखना है, सीवीडीटी। सीवीडीटी को यहां भेजेंगे, माइनस आ चुका, कॉमन डीटी आ जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है, यहां पर जो पीडीवी बचा है इसकी जगह मैंने क्या लेकर आया? कहां से लेकर आया? आइडियल गैस से मैंने लिखा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। फॉर 1 मोल के लिए बात कर रहा हूं तो सिर्फ आरती। एट कांस्टेंट प्रेशर पर किसका रिलेशन होता है? चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ बोले तो किसका रिलेशन? वी और टी का रिलेशन। तो अगर टेम्परेचर चेंज होगा dt तो वॉल्यूम चेंज होगा dv। तो ये एक्सप्रेशन से यहां से ये आ गया। ठीक है, ये लॉजिकली बताया। अदरवाइज हम लोग क्या कर सकते थे पता है? इसको डिफरेंशिएट करते थे। ठीक है, डिफरेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू टी। क्या करते थे? एट कांस्टेंट प्रेशर डिफरेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू टी। टी कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर चला जाता, v का डेरिवेटिव dv बाई dt आता, r और ये हो जाता 1, फिर dt को उधर भेजता, ये आ जाता। करके बताऊं? लेकिन उसके लिए डेरिवेटिव आना चाहिए। खैर ये वाला समझ में आया है तो आपको वो जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ठीक है, तो यहां पर एट कांस्टेंट प्रेशर, लेकिन P यहां पर कांस्टेंट है, ये हो जाएगा dv बाय dt। R कांस्टेंट है, ए dt बाय dt कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t 1। ये dt को वहां भेजा तो r dt, और इधर पे बचा pdv। अब इसके लिए ना आपको फिर डेरिवेटिव का फंडा आना चाहिए। अब जिनको डेरिवेटिव का फंडा नहीं पता है उनके लिए डायरेक्ट समझा दिया मैंने, क्योंकि लॉ आपने किया हुआ है। तो डायरेक्ट यहां पर dt लिखा, इधर dv लिख दिया, कहानी खत्म हो गई। समझ गए? वैसे ऐसे डेरिवेटिव करके किया जा सकता है। चलो dt से dt क्या हो गया? r का फॉर्मूला। कितने बच्चों को मेयर्स रिलेशन याद हो गया अभी? बोलो जल्दी। r इज इक्वल टू करके मत बोलो तो ऐसा प्रूफ आप cp माइनस cv इज इक्वल टू, बाद में उसको वापस से रीराइट कर लेने का, cp देयरफॉर cp माइनस cv इज इक्वल टू r। सभी बच्चों को याद हो गया मेयर्स रिलेशन? बोलो। आसान है ना, क्या है डिफिकल्ट है इसके अंदर? cp माइनस, याद रखने का cp पहले आएगा। क्यों? रीजन क्या है? cp बड़ा है, cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन cv। चलो आगे बात करते हैं। इंपॉर्टेंट है बच्चों, जब भी आप नोट्स लिखोगे तो उधर पे इंपॉर्टेंट मार्क कर देना, इसको प्रैक्टिस करना ही है आपको। ठीक है, टेक्स्ट बुक में देखोगे तो आपको सही फॉर्मेट में मिलेगा नहीं। देख लो अगर आपको उसका कुछ फॉर्मेट समझ आ रहा है, टेक्स्ट बुक में कहां से क्या लेकर आया हुआ है। ये आगे सुनो बच्चों। अब ये जो मैंने आपको शुरुआत में जब स्पेसिफिक हीट समझा रहा था तो मैंने जूल में लिया था, लेकिन मैंने बोला था कि जो मोलार स्पेसिफिक हीट है वो कैलोरी में बात किया जाता है। किसमें बात किया जाता है? कैलोरी में कैलकुलेट किया जाता है। तो आसान यूनिट कौन सा होगा इसका? कैलोरी वाला।
अब हम लोग जो इक्वेशन बनाते हैं वो तो जूल में एसआई में बनेगा, तो आपको अगर इसको कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? सुनो, सबसे पहले कितने बच्चों को आर की वैल्यू याद है बच्चों? लगभग सभी को याद होना चाहिए, लास्ट टाइम पूछा इंडिविजुअली मैंने। 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स विद यूनिट याद होना चाहिए। अच्छा, और आप लोग ने बच्चों मेरे ख्याल से क्लास 10 से ही आप लोग ने ये रिलेशन याद करना शुरू किया होगा। एक जूल जो है ना, एक जूल, 1 जूल, क्या ऐसा रिलेशन आपने क्लास 10 से ही पढ़ना शुरू किया था? हीट वाला जो आपका चैप्टर था ना, उसके अंदर ये रिलेशन दिया हुआ बॉक्स के अंदर। हाँ, जूल टू कैलोरी अगर कन्वर्ट करना है आपको, तो आपको या तो बोल सकते हैं 1/4.18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या 4.18 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये रिलेशन याद रखेंगे सभी बच्चे। 1 जूल कितना होता है? तो जूल से कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो ये करना पड़ता है। अब मैं आपको समझाता हूं यहां पर, ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर, आर था ना सिर्फ, क्या था? लेकिन यहां पर R बाय जे कर दिया गया है। अब J मतलब जूल नहीं है, J मतलब जूल नहीं है, इसको अपन मैकेनिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है, ये देखो यहां लिखा हुआ है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, मतलब आप J की यहां पर वैल्यू कितनी है? 4.18, मतलब अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? ये जूल इज इक्वल टू है, J इज इक्वल टू नहीं है। अब मैं आपको समझाता हूं इसकी कहानी। अगर आप चाहते हैं, पहला मेरे पास एक्सप्रेशन कैसे था? Cp माइनस Cv इज इक्वल टू वॉट? R था, और R का यूनिट आपका क्या हुआ करता है पता है? जूल, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। लेकिन मुझे ये जूल नहीं चाहिए, इधर कैलोरी चाहिए। क्या चाहिए? कैलोरी चाहिए। जूल टू कैलोरी कैसे कन्वर्ट होगा बच्चों? इस जूल की जगह अगर मैं रख दूं 1/4.2 तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो यहां पर अगर मैं ये जो R लिख रहा हूं, तो यहां पर अगर मुझे कैलोरी चाहिए तो मुझे यहां पर किससे डिवाइड करना पड़ेगा बच्चों? जूल की जगह आप क्या रख सकते हो? 1/4.2 कैलोरी। तो 1 में जो 4.2 आया वो इधर आ गया, और ये किस में कन्वर्ट हो गया? कैलोरी में कन्वर्ट हो गया। तो यहां पर जो 4.2 आप देख रहे हो, जो 4.2 आप देख रहे हो, ये कौन है? जे। ये कौन है? जे। तो इस बात को ध्यान रखो, जे कौन है यहां पर? जे मतलब जूल नहीं है, इसको क्या बोलेंगे? मैकेनिकल इक्विवेलेंट। और जे की वैल्यू कितनी है? 4.2। जब आप इसको 4.2 यहां पर रखते हो तो ये डिवाइड करके आंसर काय में आएगा? कैलोरी में आएगा। और इसको हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे इस्तेमाल करते हैं? आर की वैल्यू कितनी होती है पता है आपको? 8.314। कितना? और ये कितना है? 4 पॉइंट, जब ये कटेगा तो कितना आएगा? 2। समझ आ रहा है? तो आप जो है ना बच्चों, इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, Cp माइनस Cv R जो कि 8.314 आया करता है, ये आपका 2 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स के बराबर आएगा अप्रोक्सीमेटली। कुछ आया समझ में? जूल में कितने के बराबर होता है ये? आर के बराबर नहीं, जूल में आर के, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर होता है सिर्फ। लेकिन क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैलोरीज में बात किया जाता है, तो आपको इसको जो राइट वाला टर्म है उसको कन्वर्ट करना पड़ता है इसमें, कैलोरी में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? जब आपको आर डिवाइड बाय क्या करोगे? जे। जे यहां पर कौन है? मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, मतलब जो कैलोरी में कन्वर्ट कर देगा। जब आप जे की वैल्यू 4.2 रख दोगे तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कैलोरी में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। अंडरस्टूड? आर को क्या, जे को क्या कहते हैं यहां पर? मैकेनिकल इक्विवेलेंट, जिसकी वैल्यू है 4.2। ठीक है, हाँ।
अब यूनिट भी मैंने लिखा हुआ है, इसको भी समझा देता हूं कि मैंने इसका ये क्या मतलब है, ये भी समझा देता हूं मैं। अच्छा मुझे बताओ आर का यूनिट क्या है बच्चों, जूल, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। जे की वैल्यू क्या है 4.2 जूल पर कैलोरी। सुनो बात को बच्चों, जूल से जूल क्या हो जाएगा, अपॉन के अपॉन वाला कहां चला जाएगा, तो क्या ये कन्वर्ट नहीं हो गया वापस से, वैसे नहीं हो गया 4.2 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। कहानी समझो, 4.2 के साथ मैंने यूनिट क्या लिखा हुआ है, जूल पर कैलोरी। ऐसा करने से जूल से जूल कट हो जाएगा, कैलोरी अपॉन के अपॉन वाला ऊपर चला जाएगा, तो कन्वर्जन हो जाएगा। आई बात समझ में। टेक्स्ट बुक में इतना विस्तार से बताया हुआ नहीं है, इसको नोट्स में मैंने बराबर लिखा हुआ है, तो नोट्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करो। चैप्टर ये डिफिकल्ट है लेकिन आसान हो जाएगा, ठीक है। और बाकी फिर कुछ चीजें नहीं समझेगी तो वीडियोस दोबारा देखना। ये आगे सुनो, एक और चीज बताता हूं। ये रिलेशन आपको क्लास 11 में दिया हुआ है, ये रिलेशन देख लो बच्चों। ये कौन होता है पता है, व्हाट इज दिस एसपी एंड एसवी, ये है प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट डिफाइंड होता है यूनिट मास के लिए। किसके लिए डिफाइंड होता है बच्चों, अच्छा अगर आपको कोई चीज यूनिट मास के लिए पता है, एक यूनिट मास 1 ग्राम, 1 ग्राम के लिए इतना हीट लग रहा है, 2 ग्राम के लिए कितना लगेगा, इंटू 2। नहीं आ रही बात समझ में। अच्छा यहां पर ये क्या है, मोलार मास, MO याद करो कौन था, मोलार मास। मोलार मास क्या होता है, 1 मोल का मास। मोलार मास क्या होता है, अगर आपको यूनिट मास का स्पेसिफिक हीट पता है, यूनिट मास का 1 ग्राम का पता है, ठीक है, मोलार मास मान लीजिए किसी सब्सटेंस का कितना है 24 ग्राम 25 ग्राम है, तो जब मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे कितने मोल कितने मास के लिए पता चल गया, 1 मोल के मास का स्पेसिफिक हीट पता चल गया। 1 मोल का स्पेसिफिक हीट क्या होता है, 1 मोल का स्पेसिफिक हीट मोलार स्पेसिफिक हीट। यूनिट मास का पता है, मोलार मास से जब मल्टीप्लाई करोगे तो मोलार स्पेसिफिक हीट हो जाएगा। ये कांस्टेंट प्रेशर पे तो ये भी कांस्टेंट प्रेशर, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर तो ये भी कांस्टेंट वॉल्यूम। आई बात समझ में। फॉर्मूला क्या बनने वाला है, Cp इज इक्वल टू MO SP, Cv इज इक्वल टू MO SP। ये यूनिट मास का है, कितने मास का है, जब मैं उसको मोलार मास से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे कितने मास का पता चल गया स्पेसिफिक हीट, 1 मोल का, 1 मोल मास का, यानी मोलार मास का। नहीं आ रही बात समझ में, 1 मोल मास का पता चल जाएगा। 1 मोल मास का स्पेसिफिक हीट क्या होता है, मोलार स्पेसिफिक क्या होता है, कहानी नहीं समझ आ रही है आपको। एक एक सब्सटेंस ले लो आप, मैं मान लेता हूं बच्चों मेरे पास हीलियम गैस है। कौन सी गैस है, हीलियम। इसका 1 ग्राम का मुझे पता है, 1 ग्राम का स्पेसिफिक हीट पता है। फॉर एग्जाम्पल 1 ग्राम के लिए कितना स्पेसिफिक हीट है, 2 मान लीजिए, कितना, या चलो कोई और नंबर ले लेता हूं, 50 ले लेता हूं चलो। आपके पास हीलियम गैस कितना ग्राम है, 1 ग्राम है। उसके लिए स्पेसिफिक हीट 1 ग्राम के लिए जो स्पेसिफिक हीट होगा एट कांस्टेंट प्रेशर वो कौन होगा, SP होगा। कौन होगा, SP। अच्छा हीलियम का मोलार मास कितना होता है, मोलार मास कितना होता है, 1 मोल का मास कितना होगा, हीलियम का एटॉमिक मास बोलो, तो क्या होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 4, ठीक है। तो 4 ग्राम पर मोल,
ये उसका मोलार मास हो गया बच्चों। क्या हो गया? तो 1 मोल का कितना ग्राम है? ए 1 मोल का कितना ग्राम है? 4 ग्राम। 1 ग्राम की स्पेसिफिक हीट 50 है बच्चों, 4 ग्राम का कितना होगा? इंटू 4 करेंगे ना, तो आंसर कितना आएगा? ओके, तो मेरे पास जब मैं 4 इंटू 50 करूंगा तो 200 आ जाएगा। ये कितने मोल के लिए आया बच्चों? 1 मोल का, 1 मोल गैस का कितना ग्राम है? 4 ग्राम है। 1 मोल का मास कितना है? 4 ग्राम ना, मोलार मास। तो आपने मोलार मास को इंटू 1 ग्राम वाले से किया, तो आपको अभी 1 मोल गैस का स्पेसिफिक हीट पता चल गया। कितने मोल का? 1 मोल का अगर आपको पता चल जाता है, सुनिए बात को, 1 मोल का स्पेसिफिक हीट पता चल जाता है, उसका नाम क्या पड़ता है? मोलार स्पेसिफिक हीट हो जाएगा ना। तो मैंने ये क्या है, ये कौन है आपका? ये एमओ है। और ये कौन है आपका? एसपी या एसपी होगा, एट कांस्टेंट प्रेशर या एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिस पे भी बात करेंगे। तो याद रखो फॉर्मूला क्या बनता है। ए सीपी इज इक्वल टू, जल्दी से बताओ, सीपी इज इक्वल टू एमओएसपी बोलेंगे और सीवी इज इक्वल टू एमओएसपी बोलेंगे। अंडरस्टूड? अब आपको क्या करना है, इसकी जगह उठाना है, एमओएसपी रख देना है, इसकी जगह एमओएसपी रखना है। कॉमन क्या आ जाएगा दोनों में? तो एमओ कॉमन आ जाएगा, उधर भेज दूंगा तो यहां पर आ गया एसपी, एसपी माइनस एसपी इज इक्वल टू आर अपॉन माइकल जैक्सन एमओजे। हुआ फॉर्मूला? वैसे आपको मेयर्स रिलेशन पूछेगा ना, मेयर्स रिलेशन पूछेगा तो आपको ऊपर तक ही प्रूफ करना है। ये सब फर्दर मॉडिफिकेशन है, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैलोरीज में बात की जाती है, इसलिए ये वाला फॉर्मेट आया। ठीक है, मान लो इस पे न्यूमेरिकल बनता है और आपको ये वैल्यूज नहीं दी है, ये दिया है, तो आप फॉर्मूला ये वाला यूज करोगे। आपको प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट दिया है, क्या दिया हुआ है? इसको प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट बोलते हैं इन दोनों को, और ये वाला कौन होता है? मोलार स्पेसिफिक हीट। तो जैसा देश वैसा भेस। अंडरस्टूड? ए फॉर्मूला बताओ कितने बच्चों को याद हो गया? मेयर्स रिलेशन पहले बताओ, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू, अच्छा अगर ये कैलोरी में बात करना है मुझे, तो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर बाय जे। जे इज इक्वल टू कितना होता है? 4.2 होता है। इसको डिवाइड करने पर अप्रोक्सीमेटली 2 आता है। याद रहेगा सभी बच्चे? अच्छा, उसके बाद अगर मुझे इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट फॉर्मूला बताना है तो क्या करेंगे? फाइनल फॉर्मूला बताओ, एसपी माइनस एसवी इज इक्वल टू आर बाय एमओजे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी सुनो, ये फिजिक्स में मैंने आपको साउंड वाला चैप्टर पता है, साउंड लेप्लास करेक्शन, वहां पर मैंने आपको एडियाबैटिक रेशो के बारे में बात कर चुका हूं। कौन सा रेशो? एडियाबैटिक रेशो। अब एडियाबैटिक रेशो क्या होता है? सीपी और सीवी का ही रेशो होता है। किसका रेशो होता है? सीपी सीवी पता है ना क्या होता है? इन दोनों का जो रेशो है सीपी बाय सीवी को ही क्या बोलते हैं? एडियाबैटिक रेशो, विच इज इक्वल टू गामा। तो गामा इज इक्वल टू व्हाट? सीपी अपॉन सीवी। ये आपका एडियाबैटिक रेशो है। आप याद करो, न्यूटन ने जब साउंड का फॉर्मूला एक्सप्लेन किया था, लैप्लास करेक्शन याद आ रहा है? न्यूटन ने जब उसका, तो उसने मीडियम को क्या माना था? आइसोथर्मल माना था। प्रोसेस क्या था? आइसोथर्मल। लेकिन बाद में लैप्लास ने उसने करेक्शन किया, बोला कि नहीं आइसोथर्मल नहीं है, ये एडियाबैटिक। और उसने फॉर्मूले में गामा को इंट्रोड्यूस किया, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला फिर क्या हो गया था? करेक्ट हो गया था। गामा अंडर रूट में गामा पी बाय रो। समझ आ रहा है? चलो अभी आगे बात करते हैं। ओके, अच्छा ये सुनो, अब ये करने के पहले, ये पूरा एक्सप्रेशन करने से पहले, सबसे पहले आप डिग्री ऑफ फ्रीडम समझ लो। किसको समझ लेते हैं हम लोग? डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, कोई, जैसे हम लोग यहां पर मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे,
ठीक है, तो मैं कोई एक ऐसे एक गैस मॉलिक्यूल ले रहा हूं, कोई भी मॉलिक्यूल। अब इसका इसका जो है ना, ये कौन कौन से एक्सिस पर फ्री है, मोशन कर सकता है, और वहां पर उसके पास क्या होगा, कुछ एनर्जी होना चाहिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम समझ लो, अभी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इधर देख, अच्छा ये अभी ये मोनो एटॉमिक है, जैसे मोनो एटॉमिक गैस कोई पता है आपको, कोई एग्जांपल बताओ मोनो एटॉमिक गैस। अभी मैंने एक एग्जांपल लिया भी था, हेलियम। हेलियम क्या है, सिंगल एंड हेलियम ही होता है ये, हेलियम टू फॉर्म में नहीं होता। डायटॉमिक में बोलूं तो हाइड्रोजन है, H2 फॉर्म में होता है, और ऑक्सीजन O2, और कार्बन डाइऑक्साइड ट्राइएटॉमिक हो गया, CO2 हो जाएगा, और नाइट्रोजन हो गया, कार्बन मोनो हो गया। वेरी गुड, आ रहा है समझ में। हाँ, अभी फिलहाल मोनो एटॉमिक समझो। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कहां हो सकता है, सुनेंगे। हाँ, ये एक्स एक्सिस पर मूव कर सकता है ऐसे, तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस इसके पास कुछ एनर्जी होगी। यहां पर लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन मैंने उसमें से स्किप किया है, टेक्स्ट बुक में से, उसको मैं अलग से समझा रहा हूं। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन क्या है और डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये एक्स एक्सिस पर मूव कर सकता है, तो उसके पास एनर्जी होगी एक्स एक्सिस पर। कहां पर होगी, अच्छा ये वाई एक्सिस पर भी मूव कर सकता है, तो यहां पर वाई एक्सिस पर भी इसके पास एनर्जी होगी, वाइब्रेट कर सकता है। और जेड एक्सिस पर भी ये क्या कर सकता है, ऐसे फ्रीली मूव कर सकता है, तो इसके पास एनर्जी कहां होगी, जेड एक्सिस में। तो कोई अगर मोनो एटॉमिक है, याद रखिए कौन मोनो एटॉमिक है, इसके पास जो एनर्जी होगी टोटल, जितनी भी एनर्जी होगी, वो कितने हिस्सों में या कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके पास होगा, क्योंकि ये कितने एक्सिस पर फ्रीली मूव कर सकता है, 3, तो एक्स वाई और जेड। अच्छा आप मुझे बताओ, एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल आप लोग ने क्या पढ़ा था, हाँ 3/2 की बेटी, कितनी की बेटी, अच्छा 3/2 मतलब क्या समझते हो आप, 3/2 को जरा समझा रहा हूं मैं अभी आपको। ये बताओ क्या ये 3/2 होता है, 3/2 मतलब हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, अरे आधा प्लस आधा प्लस आधा, डेढ़ होएगा कि नहीं, 3/2 मतलब डेढ़ होता है, तो डेढ़ में कितने आधे हुए, समझे नहीं समझे। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन क्या बोलता है, एक मॉलिक्यूल के पास एनर्जी कितनी होती है पर मॉलिक्यूल, याद करो एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल, जल्दी से 3/2 की बेटी, जल्दी से बोलो, सही है। एक मॉलिक्यूल के पास एवरेज एनर्जी कितनी होती है, 3/2 की बेटी। ये 3/2 क्योंकि इसके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है, ठीक है। तो ये 3/2 की बेटी 3 हिस्सों में डिवाइड होगी, हाफ की बेटी यहां पर, हाफ की बेटी यहां पर, और हाफ की बेटी यहां पर। मतलब हाफ जो है वो एक्स एक्सिस पर होगी, हाफ वाई एक्सिस पर, और हाफ जेड एक्सिस पर होगी। इन तीनों का सम करके टोटल 3/2 की बेटी आ रहा है। ये लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन है, समझ आ रहा है कि तीनों हिस्सों में जो है इक्वली एनर्जी क्या होगी, डिवाइड होगी। इतनी कहानी समझ में आ गई। अच्छा डिग्री ऑफ फ्रीडम की और कहानी सुनो। ये तो हो गया मोनो एटॉमिक के लिए मैंने, अच्छा इसको ट्रांसलेशनल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशनल का मतलब फिजिक्स में मैंने आपको क्या बताया हुआ है, लीनियर। ये ऐसे लीनियर मोशन में था ना, ऐसे एक्स एक्सिस पर, इधर पे वाई एक्सिस पर, इधर ऊपर नीचे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी भी मॉलिक्यूल के पास 3 ट्रांसलेशनल होता है, कितना, 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। तो DOF का मतलब होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 रोटेशनल होगा। मोनो एटॉमिक के पास सिर्फ क्या होगा, 3 रोटेशनल होगा। अच्छा अब मैं बात करता हूं अभी मैं डायटॉमिक ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, तो डायटॉमिक में ये 2 एटम है, एक इधर पे और एक, मोनो एटॉमिक में सिंगल लिया था ना मैंने, डायटॉमिक में कितने होंगे, 2 लोग होंगे, जैसे आप हाइड्रोजन समझ सकते हो, है ना,
कौन? हाइड्रोजन। तो ये एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर, दोनों के बीच में बॉन्डिंग है। अच्छा, इसके पास भी 3 ट्रांसलेशनल तो रहेगा, ये ऐसे मूव कर सकता है एक्स एक्सिस पर, ठीक है, वाई एक्सिस पर ऐसे मूव कर सकता है, जेड एक्सिस पर ऐसे मूव कर सकता है। तो 3 ट्रांसलेशनल सभी के पास होते हैं, चाहे वो मोनो हो, डाई हो, ट्राई हो, समझ में आ रहा है, या पॉली एटॉमिक हो, सबके पास 3 एक्सिस वाले ट्रांसलेशनल तो रहेंगे ही। उसके बाद शुरू होता है बच्चों रोटेशनल और वाइब्रेशनल। कौन सा? रोटेशनल और, अच्छा रोटेशनल वाला कब होगा इसको समझिए, और कब नहीं होगा इसको समझना। आपको पता है रोटेशनल कैनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप लोगों ने क्या पढ़ रखा है चैप्टर नंबर 1? आई ओमेगा स्क्वायर, यानी इनर्शिया होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नहीं समझे बात को? अगर इनर्शिया है तो रोटेशनल कैनेटिक एनर्जी है, अगर इनर्शिया नहीं है तो चलो चेक करते हैं। इनर्शिया का फॉर्मूला पता है क्या होता है? अगर 2 मासेस हैं आपके, अगर ये इसके अराउंड में रिवॉल्व कर रहा है तो ये डिस्टेंस होता है आपका। आई का फॉर्मूला बनेगा mr स्क्वायर। क्या बनेगा? mr स्क्वायर। अगर ऐसा सिचुएशन हुआ, ये अपने एक्सिस पर घूमेंगे तो आई इज इक्वल टू 0 होता है। आई इज इक्वल टू 0 होता है। मैं बताऊंगा कैसे। ए बच्चों सुनो, आपको ये डायटोमिक दिखाई दे रहे होंगे, है ना? आप रोटेट करना है इसको। क्या करना है? तो आप एक काम करो, ये सामने कौन सा एक्सिस है? यहां पर इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है। क्या है? तो वाई एक्सिस के अराउंड अगर ये रोटेट करता है ऐसे, ठीक है, तो ये एक्सिस है और इससे कुछ दूरी पर ये एम रोटेट कर रहा है ना? ये सिचुएशन हो गया, एक्सिस है, कुछ दूरी पर ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे ऐसे। नहीं समझे बात को? ये डिस्टेंस है कि नहीं है ना? अगर ऐसे रोटेट कर रहा है तो इनर्शिया कुछ होगा, इसका कैनेटिक एनर्जी होगा, मतलब अलोंग वाई एक्सिस इसके पास क्या होने वाला है? कैनेटिक एनर्जी रहेगा। अच्छा, अब फिर से ओरिजिनल पोजीशन पे ला दो। बात मत कर। ये कौन सा एक्सिस है? जेड एक्सिस है। जेड एक्सिस में भी ऐसे रोटेट कर सकता है। अच्छा, ये एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पर है ना, आर है ना, तो इनर्शिया इसका कुछ होगा और कैनेटिक एनर्जी भी होगी। यानी वाई एक्सिस पर भी मिल रहा है मुझे और जेड पे भी मिल रहा है। अब वापस से इसको मैं ओरिजिनल पोजीशन पे लेकर आता हूं, ये वाला। ये एक्स एक्सिस है। अब ये एक्स एक्सिस पर अगर ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है, तो एक्सिस कहां पर है? इधर ही। और ये दोनों मासेस कहां पर आ रहे हैं? एक्सिस पर। तो जब मासेस कहां पर आते हैं? एक्सिस पर आते हैं, तो उसका डिस्टेंस क्या होगा? 0। इसको थोड़ा सा मैं और विस्तार से एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है? एक ही बार में सारे बच्चों को समझ नहीं आएगा, ध्यान देना। जिनको इनर्शिया की कहानी पता है, क्वेश्चन किया होगा किसी ने, तो उनको पता रहेगा, बाकी लोग ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है? अच्छा, मेरे पास इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है? मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। अब ये दोनों मासेस एक्सिस पर ही है, तो इसका एक्सिस से डिस्टेंस कितना हुआ? अगर ये मास यहां होता तो कुछ डिस्टेंस होता, अब वो एक्सिस पर ही है तो उसका एक्सिस से डिस्टेंस क्या हुआ? 0 हुआ। तो इसकी वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो इनर्शिया क्या हो जाएगा? और इनर्शिया 0 हो जाएगा तो रोटेशनल कैनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। नहीं समझे? अच्छा, 3 एक्सिस में से कितने एक्सिस पर आपको रोटेशनल कैनेटिक एनर्जी मिला? 2 पर मिला। तो डायटोमिक के लिए, कितने के लिए? डायटोमिक के लिए रोटेशनल कैनेटिक एनर्जी सिर्फ कितना होगा? रोटेशनल का डिग्री ऑफ फ्रीडम सिर्फ 2 होगा। तीसरा वाला मैंने बोला एक्स एक्सिस पर क्या हुआ? 0 हो गया। ट्रांसलेशनल कितना रहेगा? 3। और रोटेशनल कितना होगा? 2। इतनी कहानी समझ में आ गई? अच्छा, इसमें मैं और एक एग्जांपल बताता हूं। ट्राई एटॉमिक में जरा मार्क कर देना। ट्राई एटॉमिक में भी अगर लीनियर हो गया, जैसे एग्जांपल बताओ, ट्राई एटॉमिक में लीनियर मॉलिक्यूल CO2,
अच्छा अभी आपको ये कितने एटम दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, कितने दिखाई दे रहे हैं बच्चों, 3, और ये सब एक लाइन में है। ट्राइटॉमिक भी लीनियर हो सकता है, एग्जाम्पल है CO2। कौन सा एग्जाम्पल है, CO2 में क्या होता है, बीच में कार्बन होता है, इधर ऑक्सीजन और इधर पे ऑक्सीजन, ये एक लीनियर मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है, sp हाइब्रिडाइजेशन वाला। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp। ये थोड़ा सा हम लोग ने कोऑर्डिनेशन में बात किया था। इसका भी आप बता सकते हो ट्रांसलेशनल कितना होगा, 1 2 3, सही है। अच्छा रोटेशनल चेक करते हैं, अगर एक्स एक्सिस पर घूमेगा तो इनर्शिया 0, काइनेटिक एनर्जी क्या होने वाली है 0। वाई एक्सिस में सामने एक्सिस है, ऐसे घूम रहा है, इनर्शिया कुछ ना कुछ होगा, काइनेटिक एनर्जी भी होगी, ठीक है। जेड एक्सिस में ये मासेस कहां पर एक्सिस से दूर है ना, तो इनर्शिया भी रहेगा और एनर्जी भी रहेगी। लेकिन एक्स एक्सिस वाला अभी क्या हो गया वापस से, तो ट्राइटॉमिक में भी अगर लीनियर है तो क्या हो जाएगा, 2 रोटेशनल मिलेगा, एक एक्स वाला क्या लिख देंगे आप 0 लिख देंगे, यानी रोटेशनल 2 ही मिलेगा। कितना मिलेगा, अच्छा अगर ट्राइटॉमिक बेंड शेप हो जाए, जैसे वाटर, वाटर कैसा होता है, वाटर बोले वाटर ऐसा होता है जो बॉटल में अंदर दिख रहा है, मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, बीच में ऑक्सीजन होगा, इधर पे हाइड्रोजन और इधर पे क्या होगा हाइड्रोजन, सही है। बेंड शेप होता है, ये कैसा होता है, बेंड शेप होता है भाई, एक मास इधर लगा हुआ है, एक इधर लगा हुआ है, एक इधर लगा हुआ है। अब इसमें बताना, अगर ये एक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है ऐसे, तो ये ऐसे रोटेट करेगा, समझ आ रहा है, ऐसे। तो आप एक्सिस मान लीजिए यहां पर ले रहे हैं, तो एक्सिस से दूर है ना मास, तो यहां पर मिल जाएगा, इधर पे ले लो वाई एक्सिस, ऐसे रोटेट करेगा तभी भी इनर्शिया होगा, इधर ले लो जेड एक्सिस, ऐसे रोटेट करेगा तभी भी इनर्शिया होगा, यानी इसका तीनों काउंट होगा। अगर ये नॉन लीनियर है तो, नॉन लीनियर है तो रोटेशनल कितना काउंट होगा, तीनों काउंट होगा, क्योंकि सारे मासेस एक्सिस पर नहीं आ रहे। तो क्या समझ आया, डिग्री ऑफ फ्रीडम में मैंने आपको अभी 2 चीज बताया, कौन सा, एक बताया ट्रांसलेशनल, एक बताया रोटेशनल। ट्रांसलेशनल वाला सबके पास होगा, कितना होगा 3 होगा, चाहे वो मोनोएटॉमिक गैस हो, डायटॉमिक हो, ट्राइटॉमिक हो, पॉलीएटॉमिक हो, समझ आ रहा है। अच्छा रोटेशनल वाला आपने क्या देखा कि जो डायटॉमिक होते हैं या ट्राइटॉमिक में लीनियर होते हैं, कैसे होते हैं लीनियर, उनका सिर्फ 2 ही रोटेशनल आता है, एक क्या हो जाता है 0। अच्छा ट्राइटॉमिक या पॉलीएटॉमिक में अगर वो नॉन लीनियर हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं, तो 3 रोटेशनल आ जाएगा, रोटेशनल भी कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अच्छा इसके अलावा बचता है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, कौन सा बचता है वाइब्रेशनल। तो मैंने आपको ट्रांसलेशनल समझा दिया, कौन सा समझाया, रोटेशनल समझा दिया, और एक तीसरा आता है वाइब्रेशनल, जिसके लिए आप F सिंबल इस्तेमाल करेंगे, ये उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, तो अभी उसको अपन बहुत डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं, उसके लिए सिर्फ फॉर्मूला निकाल लेंगे। लेकिन आप याद रखो हर एक मॉलिक्यूल चाहे वो मोनो हो, डाई हो, ट्राई हो, पॉली हो, उसके पास 3 कौन सा वाला होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल डायटॉमिक के लिए, अच्छा मोनोएटॉमिक के लिए रोटेशनल 0 रहेगा, मोनोएटॉमिक बोले तो ये सिंगल एटम, मोनोएटॉमिक एक सिंगल है, अगर ये एक्स एक्सिस पर भी गोल घूमता है तो भी एक्सिस पर ही है, अगर ये वाई एक्सिस पर भी गोल घूमता है तो भी कहां पर है एक्सिस पर, अगर जेड एक्सिस पर भी गोल घूमता है तो ये खुद कहां पर है, और जब खुद एक्सिस पर हो जाएगा तो उसका आर की वैल्यू 0 रहेगी। तो मोनोएटॉमिक के लिए रोटेशनल बात ही नहीं करने वाले, रोटेशनल किसके लिए बात होगी, डाई के लिए और देन उसके आगे वाले। अब आपको बताना है डायटॉमिक या ट्राइएटॉमिक लीनियर है तो रोटेशनल कितने काउंट होंगे, 2 काउंट होंगे, रोटेशनल कितने काउंट होंगे। अच्छा अगर ट्राइएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक के अंदर कोई नॉन लीनियर हो जाता है तो रोटेशनल कितना काउंट होगा, 3 काउंट होगा, कितना काउंट होगा 3। उसके बाद फिर वो वाइब्रेट भी करते हैं, ठीक है, तो वाइब्रेट कैसे कर रहे हैं, तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आता है, लेकिन वो डिपेंड करता है उसके स्ट्रक्चर पर, तो अपने को उसको फर्दर सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ सिंबॉलिकली सॉल्व करना है, इतना काफी है जितना मैंने आपको बता दिया। अभी आइए इसको सॉल्व करना बच्चों बहुत आसान है,
लेकिन ये जो कहानी मैंने बताया ये पता होना चाहिए। अब आप बताएंगे मुझे मोनो एटॉमिक के पास ट्रांसलेशनल बताओ कितना, 3, रोटेशनल बताओ 0। तो मैंने सिर्फ देखो क्या लिखा हुआ है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, ट्रांसलेशनल लिख दिया बस। उसको समझना था डिटेल में, लेकिन अब इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहले सुनो, फॉर मोनो एटॉमिक गैस में मोनो एटॉमिक के लिए, अच्छा हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग गामा का फॉर्मूला निकाल रहे हैं। किसका फॉर्मूला निकाल रहे हैं? गामा का फॉर्मूला पता है, CP/CV है। लेकिन गामा की वैल्यू फॉर मोनो एटॉमिक कितना होता है, डायटॉमिक कितना होता है, ट्राइटॉमिक कितना होता है, नहीं आ रही बात समझ में? वो निकालना अपने को, गामा की वैल्यूज निकालना है। क्या निकालना है? गामा की, ठीक है। अच्छा फॉर मोनो एटॉमिक गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर कंटेनिंग Na एटम्स, कितने एटम्स है? अच्छा यहां पर एटम्स बोल रहा है, मॉलिक्यूल नहीं बोल रहा है, बता सकता है कोई रीजन? मोनो एटॉमिक है ना, तो हर एक इंडिविजुअली क्या एटम्स है, तो इसलिए Na एटम्स है, Na मॉलिक्यूल्स नहीं। अच्छा क्या आपको पता है एवरेज एनर्जी पर एटम, हमने पर मॉलिक्यूल पढ़ रखा है ना, लेकिन एटम की बात होगी तो पर एटम बात करेंगे। कितना पढ़ रखा था हमने, याद आ रहा है? पुराना वाला एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितना था? यहां पर एटम भी मॉलिक्यूल की जगह एटम्स है, तो पर एटम कितना होगा? 3/2 की बेटी, बोलो बोलो। एक मोल के लिए कितना होगा? अगर आपको एक का पता है, 2 का कितना होगा इंटू 2, 3 का इंटू 3, एक मोल का कितना होगा इंटू Na इंटू क्या लिखा है पढ़िए, टोटल इंटरनल एनर्जी पर मोल। पर मोल मतलब एक मोल के लिए, एक मोल के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जहां अपन ने पर एटम के लिए 3/2 की बेटी बोला, पर मोल के लिए 3/2 Na की बेटी बोली। क्या ये एक्सप्रेशन समझ आया? पर मॉलिक्यूल पर एटम कौन हो गया? E/N हो गया बच्चों, ठीक है। पर मोल बोले तो ये E हो गया, लेकिन आपको इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, Na क्योंकि 1 मोल का नंबर होता है। अच्छा आगे की कहानी, हाँ आ रहा है आ रहा है आ रहा है धीरे धीरे। ए ये एक्सप्रेशन E इज इक्वल टू 3/2 Na की बेटी है। सुनो यहां से एक्सप्रेशन बहुत आसान है, सुनो। अगर टेम्परेचर dt चेंज हो, टेम्परेचर के साथ एनर्जी का क्या रिलेशन है बताओ? डायरेक्ट रिलेशन है। अगर टेम्परेचर dt चेंज होता है तो एनर्जी भी de चेंज हो जाएगा कि नहीं? तो बोलने का क्या, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय dt देन E से क्या हो जाएगा, ये de, ये सब तो कांस्टेंट है, 3/2 Na kb, ये dt हो जाएगा। आसान है। इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय dt तो एनर्जी कितना इंक्रीज होगा? d, तो d का एक्सप्रेशन बन जाए 3/2 Na kb dt। नहीं आया इतना एक्सप्रेशन समझ आया? बोलो। अरे बहुत आसान है भाई, t की जगह dt बोलने का, e की जगह de बोलने का, या मैं बोलूं तो डेरिवेटिव लेके बताऊं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो d/dt 3/2 Na kb, और यहां पर ये 1 हो जाएगा, फिर dt को उधर भेजूंगा तो वही एक स्टेप और बढ़ जाएगा एक्चुअल में। ये शॉर्टकट करो ना, यहां पर इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय dt एनर्जी क्या हो जाएगा? de हो जाएगा। फॉर्मूला क्या बनेगा? 3/2 Na kb dt। de इज इक्वल टू cv dt होता, मालूम नहीं है अपने को, इसकी जगह रखा cv dt, dt से dt क्या हो गया, cv क्या बचा? 3/2 Na kb बचा। क्या आपको kb नहीं मालूम है R/Na होता है? kb किसका रेशो होता है याद करो, शुरुआत में किया हुआ है। Na से Na क्या हो जाएगा, तो cv इज इक्वल टू 3/2 R। cv कितना आ गया? 3/2 R। अच्छा मेयर्स रिलेशन क्या है? ओके इसको अभी पकड़ के रखना, इसको छोड़ना मत। cv कितना है याद रख लो, 3/2 R आया, कितना आया? अच्छा फ्रॉम मेयर्स रिलेशन, Cp माइनस Cv कितना है? अच्छा
सीवी की वैल्यू कितनी है, इसको उधर भेजा तो क्या हो जाएगा, आर प्लस माइनस उधर गया तो क्या हो जाएगा। अच्छा, इसको क्रॉस व्रॉस करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है। 3/2 का मतलब होता है 1.5, 3/2 का मतलब होता है 1.5, और इसके पहले कुछ नहीं है मतलब। अब आर तो कॉमन है, आर को छोड़ दो, 1.5 और ये 1 कितना होगा, 1.5 और 1 कितना होगा बच्चों, 2.5। 2.5 मतलब 5 का आधा होता है ना, आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो 5/2। नहीं समझे, 5/2 मतलब 5 का आधा 2.5 होता है, समझे। अगर कुछ नहीं, क्रॉस कर लो, कॉमन निकालो, क्रॉस क्रॉस कर लो। मैं बिना झंझट के सॉल्व करने बता रहा हूं आपको। 3/2 मतलब कितना, 1.5, और ये 1 आर बोले तो 1 है ना, आर कॉमन निकाल लूंगा। 1.5 और 1 कितना होता है, अरे भाई 1 रुपया और 1.5 रुपया कितना होता है, 2.5 रुपया होता है। 2.5 मतलब 5 का आधा ना, तो 5 का आधा कैसे करोगे, 5/2 करोगे, समझ गए। हाँ, अदरवाइज बच्चों, अगर लॉजिकली नहीं सोच पा रहे हैं, मैथमेटिकली भी आता है, आर कॉमन निकालो, क्रॉस करो, आ जाएगा आंसर। टू वन जा टू, ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं, 2 1 जा 2। लेकिन क्या होता है मालूम है, ये सॉल्व करने में ना आप सिर्फ मैथमेटिकल स्टेप सीखते हो, लेकिन उसका फील नहीं आता है, और जो लॉजिकली मैंने बताया ना उससे उसका फील आ जाता है कि हाँ इसका मतलब ये है, समझ आ रहा है। ओके, तो इतने स्टेप से बच जाओगे बच्चों, और कुछ नहीं। तो यहां से डायरेक्टली आपका 5/2 आ रहा। हमको क्या निकालना था, मेरा एम बताओ क्या था, इधर पे क्या निकालना था, इधर पे मोनो एटॉमिक का गामा निकालना था। गामा का फॉर्मूला क्या होता है, CP/CV। क्या हमने CV को अलग से निकाला, CP को अलग से निकाला, अब इन दोनों को बस डिवाइड करना है, समझे। अच्छा, गामा इज इक्वल टू CP हमने निकाला 5/2R, और CV कितना था, R से R मर गया, 2 से 2 मर गया, 5/3 बचा, कितना आ गया। इसका रेशो भी आप याद रख लो, इसको डिवाइड करके 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 6 जा 18, 1.66, 1.666666, 1.67 कर सकते हैं इसको, याद रहेगा क्या बोला मैंने। अब ये आपको या तो डिराइव करने के लिए बोल सकता है, गामा आपको मोनोएटॉमिक के लिए निकालने के लिए बोल सकता है, या बच्चों इसका MCQ सवाल हो सकता है, 1 मार्क का सवाल हो सकता है। तो आपको ना गामा डायरेक्ट याद रखना है मोनोएटॉमिक गैस के लिए। कोई भी मोनोएटॉमिक गैस हो, उसकी गामा की वैल्यू कितनी होगी, कोई भी मोनोएटॉमिक ले लो आप, हीलियम ले लो, आप आर्गॉन ले लो, समझ आ रहा है, नियॉन ले लो, मोनोएटॉमिक के लिए आपका गामा की वैल्यू होगी 5/3, जिसको रेशियो सॉल्व करके कितना आता है 1.66। अंडरस्टूड बच्चों। तो गामा निकल चुका है। अब सॉल्व करेंगे हम लोग डायटॉमिक के लिए, किसके लिए, जल्दी बोलो, डायटॉमिक के लिए। डायटॉमिक मैंने अभी बता चुका आपको, इसमें 3 ट्रांसलेशनल तो हो गई, उसके साथ रोटेशनल कितना होगा कौन बताएगा, 2। जरा इधर चेक करना मैंने क्या लिखा हुआ है, डायटॉमिक डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, ट्रांसलेशनल, और 2 क्या लिखा है, एक क्यों नहीं है, उसका रीजन आपको समझ में आ गया है ना, क्योंकि एक एक्सिस पर वो एक्सिस पर ही आ जाते हैं दोनों, तो इसकी वजह से एनर्जी वहां पर 0 रहती। अच्छा, ट्रीटिंग डायटॉमिक, अच्छा इसके अंदर भी केसेस है 2। एक अपन उसको ना रिजिड रोटेटर, मतलब वो रिजिड है, मूव नहीं हो सकते ऐसे, और एक में वो नॉन रिजिड होंगे, यानी वाइब्रेटिंग होंगे, वाइब्रेट करेंगे। तो वाइब्रेशनल की वजह से आपका क्या नाम है, 2 और नंबर आएगा, ठीक है। हाफ एन ए की बेटी हो जाए ना तो 2 इंटू हाफ एन ए की बेटी आ जाएगा, बताता हूं मैं आपको। अच्छा, अब जो स्टेप कर रहे हैं ना यहां पर,
अब जो स्टेप हम लोग करने जा रहे हैं ये बहुत डायरेक्ट किया हुआ है। पहले वाले में मोनो एटॉमिक मैंने पूरा डिटेल में बताया कैसे आया, जरा चेक करते हैं। 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम था, आप ये ई बताओ क्या एक्सप्रेशन आया। 3/2 Na की बेटी आया फॉर 1 मोल। अपन 1 मोल के लिए बात कर रहे हैं, ये कितने के लिए बात कर रहे हैं? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम में 3/2 Na की बेटी आया। कितने की बेटी आया? 3/2 Na की बेटी, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। डायटोमिक में 3 रोटेशनल है, 3 ट्रांसलेशनल है, 2 रोटेशनल है। 3 ट्रांसलेशनल के लिए कितना आएगा? 3/2 Na की बेटी। और 2 रोटेशनल में क्या होगा? एक एक्स एक्सिस बना तो 0, वाई पर कितना आएगा? हाफ Na की बेटी, और जेड पे कितना आएगा? हाफ Na की बेटी। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में ना एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में हाफ Na की बेटी होता है कितना? तो 2 है तो 2 इंटू हाफ भी बोल सकते हैं आप, या 2 बार हाफ Na की बेटी हाफ Na की बेटी कर दिया। तो ये कहां पर आप बात कर लो? वाई एक्सिस पर। ये वाला कहां बात कर लो? रोटेशनल वाला है। एक्स वाला क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये समझ में आया? आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 2 इंटू हाफ Na की बेटी। ये कितना है? 3 इंटू हाफ Na की बेटी है। ए सभी बच्चे समझने की कोशिश करो। ट्रांसलेशनल में सिर्फ इंडिविजुअली एक एक्सिस पर कितना आ रहा था? 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में हाफ आ रहा था। कितना आ रहा था? हाफ Na की बेटी। 3 के लिए 3 इंटू हाफ Na की बेटी मतलब 3/2 की, 3/2 Na की बेटी। रोटेशनल में भी 2 ही आ रहा है, तो 2 इंटू हाफ Na की बेटी बोल सकते हो, या हाफ Na की बेटी प्लस हाफ Na की बेटी। नहीं आई बात समझ में? तो 2 बार ऐसे लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो। अच्छा ये आधा और आधा मिलाकर आपका, वैसे आप ऐसे भी कर सकते हो, सब में अपॉन में 2 कॉमन है ना, नीचे ऊपर Na की बेटी कॉमन है, तो 3 + 1 + 1 कितना हो जाएगा? 5। तो ये हो जाएगा 5/2 Na की बेटी। कुछ आया समझ में कि बत्ती गुल है? ये 3 किसकी वजह से है? ट्रांसलेशनल। ये आधे आधे किसकी वजह से है? 2 रोटेशनल की। एक इंडिविजुअल एक रोटेशनल के लिए हाफ Na की बेटी है। अच्छा अगर तीनों हो जाता तो? तीनों याद करो, मैंने वाटर के लिए बताया था आपको, तो प्लस एक और हो जाता हाफ Na की बेटी, है ना? तो ये भी 3/2 की Na की बेटी, ये भी 3/2 मतलब 6/2, तो 3 Na की बेटी हो जाता हूं। आ रही बात समझ में? ओके। तो फिलहाल अभी मेरा E कितना आया है? अच्छा याद करो, अगर टेम्परेचर dt चेंज होगा तो ये क्या हो जाएगा? अच्छा डी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? dt से dt क्या हो जाएगा? kb की जगह जब मैं r/na रखूंगा, Na कैंसिल, 5/2 r नहीं हो जाएगा cb? तो डायरेक्टली cb लिख दिया है हमने 5/2 Na kb, और kb की जगह पर ये रख के 5/2 r। cb कितना आ गया बताओ? पहले कितना आ रहा था? पहले 3/2 r आ रहा था, अभी ये कितना आ रहा है? अब cp कितना आना चाहिए? लॉजिकली भी बताऊंगा मैं आपको उसको। पहले cb आ रहा था 3/2, तो cp आया था 5/2। हाँ, अभी मेरा cv आया है 5/2, cp क्या आना चाहिए? 7/2। अब याद करो, 1.5 आ रहा था तो 1.5 में 1 प्लस हो गया तो 2.5 आया। ये कितना है? 5/2 मतलब 2.5 है। 2.5 में 1 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3.5 मतलब 7 का आधा है ना, 7/2 आएगा। आया समझ में? अभी करते जाओगे तो समझ में आएगा। एक बढ़ा देने का, कितना बढ़ा देने का? एक बार ये देखो यहां पर, क्या आपको पता है Cp - Cv = R? ये Cv कितना आया बता सकते हो? 5/2। ये उधर गया तो बताओ क्या होगा? अच्छा आप जरा वैसे सोचना जैसा मैंने बताया था आपको। 5/2 मतलब कितना होता है?
ढाई, ढाई और एक कितना हो जाता है 3.5, 3.5 मतलब किसका आधा है, तो ये डायरेक्टली लिख सकते हो आप 7/2r, या दूसरा लॉन्ग तरीका आपको r कॉमन निकाल के क्रॉस करना है। समझ गए, ये एक ही स्टेप में कर लोगे अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो। ये कितना आ गया बच्चों, अब क्या करना, ये अब क्या करना, गामा का फॉर्मूला क्या है, सीपी हमारा कितना निकल कर आया 7/2r, ये कितना आया, r से r मर जाएगा बच्चों, 2 से 2, और ये बचेगा क्या 7/5। अच्छा, इसके अंदर ना हम लोग ने डायटोमिक को एक रिजिड रोटेटर कंसीडर किया है। क्या कंसीडर किया है, मतलब ये रोटेट तो करेगा, ठीक है, ऐसे भी रोटेट करेगा, ऐसे भी रोटेट करेगा, और ऐसे भी रोटेट करेगा, लेकिन उसके साथ ये रिजिड है, यानी ये वाइब्रेट नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता है, ऐसे वाइब्रेट नहीं कर सकता, ऐसे वाइब्रेट नहीं कर सकता, ऐसे वाइब्रेट। अब दूसरा केस हम लोग ने इसी में लिया, ट्रीटिंग डायटोमिक मॉलिक्यूल एज नॉन रिजिड वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल, तो वाइब्रेटिंग जब बात करेंगे तो वाइब्रेट भी करेगा, ये क्या करेगा, वाइब्रेट भी करेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अच्छा, कितने लोग को ये समझ आ रहा है ट्रांसलेशनल में ये क्यों आ गया, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम का कितना है हाफ एन ए की बेटी, कितना, तो 3 इंटू हाफ एन ए की बेटी। डायटोमिक है, रोटेशनल कितना होता है, रोटेशन, पीछे सभी बच्चे, रोटेशनल कितना होता है 2, तो 2 इंटू हाफ एन ए की बेटी भी लिख सकता हूं ना मैं, बराबर है। अच्छा, वाइब्रेशनल में क्या होगा, इसके पास 2, डायटोमिक लिए 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा। कैसे, सुनो, ठीक है, अब ये सिचुएशन में क्या होता है, 2 एटम है, अब ये क्योंकि नॉन रिजिड है तो ये वाइब्रेट भी करेंगे, तो होता क्या है कि ये वाला जब करीब आएगा, मैं ऐसे हाथ करता हूं, ये बीच में सेंट्रल एटम है, या सॉरी डायटोमिक है ना, तो 2, ये यहां पर एक एटम है, यहां पर है, तो ये वाला जब इधर करीब आता है ये वाला बाहर चले जाता है, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये वाला जब ऐसे आता है तो ये, तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो वाइब्रेशनल कितना हो गया 2 हो गया। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कितना बोला हम लोग ने, हाफ एन ए की बेटी, 2 के लिए कितना हो जाएगा 2 इंटू हाफ है, तो वाइब्रेशनल भी कितना हो गया इसके पास। पहले वाले में वाइब्रेशनल वाला क्यों नहीं कंसीडर किया, नाम लिखा था वहां पर रिजिड रोटेटर, रिजिड है तो वाइब्रेट नहीं करे, तो इतना एक टर्म एक्स्ट्रा आ गया। अच्छा, सब में अपॉन में 2 कॉमन है, सब में अपॉन में 2 कॉमन है, बोलो बोलो, ऊपर एन ए की बेटी कॉमन है, 3 + 2 + 2 7, मतलब इसका कितना आ गया 7/2 एन ए की बेटी, कितना आ गया, ये डायटोमिक ही है लेकिन नॉन रिजिड है, मतलब ये वाइब्रेट कर सकता है, तो वाइब्रेशन में इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 और आ गया, तो टोटल आ गया 7/2 एन ए की बेटी। अच्छा, ई 7/2 एन ए की बेटी आ गया ना, सीवी डायरेक्ट बता सकते हो, अभी डायरेक्ट बता सकते हो, ये नंबर ही काम का होता है अपना, सीवी सीवी 7/2r क्या हो जाएगा, स्टेप आपको पता है कि क्या करना होता है, टेम्परेचर अगर dt चेंज हुआ तो ये dE हो जाएगा, dE की जगह सीवी dt रखूंगा, dt dt कट हो जाएगा, सीवी का ये एक्सप्रेशन बचेगा। kb की जगह क्या रखोगे r/na, na से na कट हो जाएगा, 7/2r आ जाएगा बच्चों। ये 7/2r मतलब नंबर में बताओ कितना होगा 3.5, मतलब 3.5 r है। आपको पता है सीपी कितना ज्यादा होता है, 1 ज्यादा होता है, मतलब कितना होगा 4.5, 3.5 में 1 मिलाया 2, अच्छा 4.5 किसका आधा है 9/2r। कुछ लॉजिक समझ आ रहा है, स्टेप भी मैंने पूरा वहां पर बताया, लेकिन यहां पर आगे चल के मैंने सारे स्टेप्स नहीं बताए, अब थोड़ा सा दिमाग पे जोर देने का और डायरेक्ट डायरेक्ट लिखने की कोशिश करने का। ये सीपी सीवी में डिफरेंस कितने का होता है, 1 r का डिफरेंस होता है, कितने का डिफरेंस होता है, तो अगर आपको सीवी पता है तो 1 r मिला दो उसके अंदर, सीपी पता चल जाएगा, और अगर सीपी पता है और सीवी पता करना है तो 1 r घटा दो,
नहीं समझे बात को? अगर मैं आपको बोलूं कि सीपी 4.5 आर है और आपसे सीवी पूछ लूं, तो 4.5 आर में से एक आर निकाल दो, कितना आर बचेगा? 3.5 मतलब 7/2 आर। समझ आ रहा है क्या? अरे बोल भी दो। ओके, अब गामा की वैल्यू निकालते हैं। सीपी कितना है बताओ? 9/2 आर। सब 2 और आर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 9/7। अच्छा, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्या मालूम है बच्चों? क्या आपकी गामा की वैल्यू, क्या आपकी गामा की वैल्यू कभी भी 0 पॉइंट आ सकती है क्या? कभी भी आ सकती है क्या? रीजन बताएगा कोई? यस आलिया बताओ। बराबर, ये क्योंकि ये हमेशा इससे बड़ा होता है ऊपर वाला, तो कभी भी ये 0 पॉइंट में नहीं आ सकता है, 1 से ग्रेटर ही रहेगा। नहीं आ रही बात समझ में? क्यों? बिकॉज सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी। सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन। अच्छा, इसको काटो, कितना आ रहा है बच्चों? 7 1 7, 14। ठीक है, कितना बचा? 1.28 समथिंग आ रहा है। 8 जा 56, 4 बचेगा तो 1.28, 1.3 समथिंग आ रहा है। इसके पहले वाला कितना आ रहा है? डायटोमिक, ये रिजिड रोटेटर, बोलो भाई। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 1 पॉइंट। मोनोएटॉमिक के लिए गामा कितना आया था? 1.66, 1.66 या 1.67 है ना, राउंड ऑफ करेंगे अगर आप तो। और रेशो में 5/3 आया था, सही है। अच्छा, डायटोमिक में डायटोमिक में नॉन रिजिड, नहीं, डायटोमिक में रिजिड, रिजिड रोटेटर वैसे आ रहा है आपका 7/5, 7/5 आ रहा है। कितना आ रहा है? 7/5। इसको काटेंगे तो 1.4 आ रहा है। तो अगर गामा 1.4 दे दूं आपको और पूछो कि ये कौन सा एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक है, डायटोमिक है, और डायटोमिक में भी रिजिड रोटेटर है, नॉन रिजिड है, तो क्या बोलोगे? रिजिड रोटेटर, जिसके अंदर वाइब्रेट नहीं करेगा मॉलिक्यूल। समझ आ रहा है? रिजिड रोटेटर। और डायटोमिक में अगर नॉन रिजिड है यानी वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल है, तो आपका रेशियो आ रहा है 9/7, जिसको काट कर कितना आ रहा है? 1.28 आ रहा है। तो अभी तक मैंने आपको सिर्फ कौन सा सिखाया? मोनो और डाई में 2 केस बताया, रिजिड, रिजिड और नॉन रिजिड। रिजिड में वाइब्रेट करेगा या नहीं करेगा? रिजिड है तो नहीं करेगा भाई, तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होगा। नॉन रिजिड में वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आएगा। कुछ आई कहानी समझ में? ये आपको कब समझ आएगा? जब आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम समझ में आएगा। ठीक है, चलो। तो खैर ये मैंने समझा दिया। पॉली एटॉमिक में पॉली वाला भी कर ही लेते हैं, ये इतना स्टेप थोड़ा सा ही है, फिर मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट चलेगा बस। सुनो बच्चों, पॉली एटॉमिक गैस के लिए कैसा है? लीनियर। कैसा है? मुझे मुझे बताओ, मैंने पॉली एटॉमिक में लीनियर के लिए क्या बोला था? रोटेशनल कितना आएगा? लीनियर है तो अगर एक लाइन में है तो 2 ही आएगा। 3 ट्रांसलेशनल तो फिक्स है, 3T बोले तो 3 ट्रांसलेशनल। 2 रोटेशनल क्यों है? क्योंकि लीनियर है। अच्छा, F वाइब्रेशनल, तो F जो है ना वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? उसका ज्योमेट्री कैसा है। समझ आ रहा है? तो इन जनरल हम लोग अभी डिस्क्राइब कर रहे हैं, हम लोग कोई मॉलिक्यूल लेकर बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अगर नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक है तो मैंने आपको बताया था कि रोटेशनल कितना हो जाएगा? तीनों रोटेशनल हो जाएगा, क्योंकि यहां पर एक तो मॉलिक्यूल रहेगा जो एक्सिस पर नहीं आएगा। 3 रोटेशनल, और ये वैसे ही रहेगा। अच्छा,
अब हमको जो सॉल्व करना है वो कौन सा वाला करना है, नॉन लीनियर वाला। कौन सा वाला? तो फॉर 1 मोल ऑफ पॉलीएटॉमिक गैस 3 ट्रांसलेशन के लिए एनर्जी कितनी होगी, 3/2 Na की बेटी। 3 रोटेशनल, नॉन लीनियर है तो 3 रोटेशनल होगा, उसके लिए 3/2 Na की बेटी। और F वाइब्रेशनल है तो एक वाइब्रेशन मैंने कितना बताया था, 2/2 Na की बेटी। याद करो, इससे पहले अपन ने लिया था। तो अगर F वाइब्रेशनल रहेगा तो F इंटू 2/2 Na की बेटी। अच्छा, इनमें अपॉन में 2 कॉमन है, Na की बेटी कॉमन है, 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 + 2F। ऐसे ही रहेगा, इसको प्लस में नहीं कर सकते अपन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 6 + 2F अपॉन 2 Na की बेटी। कॉमन क्या हो जाएगा दोनों में, बता सकते हो, 2। तो 2 को अब कॉमन चला जाएगा, नीचे वाले से कैंसिल, 3 + F Na की बेटी। ई आपको ये मिल गया। कौन बता सकता है सीबी कितना होगा? तो जो यहां दिखाई दे रहा है वही आपका इंटू आर कर देंगे। पता ना यहां से ये स्टेप कैसे आता है। ओके, ये वाला थोड़ा फटाफट एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ये नंबर से ही डायरेक्टली सीबी इज इक्वल टू 3 + F इंटू आर। अच्छा, सीपी आपका इसी में आर प्लस हो जाता है कि नहीं? तो यहां पर सीपी इज इक्वल टू आर प्लस सीबी। आर कॉमन करेंगे, 3 + F का क्या हो जाएगा, 4 + F हो जाएगा। करके बताओ यहां पर। ये देखो, आर कॉमन कर लेते हैं। क्या बोल रही हो, ये स्टेप से ये कैसे आया? पहले तो आप बोलो टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो ये dt हो जाएगा, ये de हो जाएगा। de इज इक्वल टू cv dt। भूल गए तुम ना। kb क्या होता है, r अपॉन dt से dt, na से na, cv इज इक्वल टू 3 + F इंटू आर। मैंने आपको बताया, पहले वाले में मैंने डिटेल में बताया हुआ है, बाकी सब में डायरेक्ट लिखा हूं। ठीक है, तो खैर इसमें प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 + F R। अच्छा, अब इसको डिवाइड करना है। सीपी आपका है 4 + F इंटू आर, और सीवी आपका 3 + F इंटू आर। आर से आर क्या हो जाएगा, ये बन गया आपका जनरल फॉर्मूला। पॉलीएटॉमिक और नॉन लीनियर है, या ऐसे बोल सकते हैं फॉर नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक गामा का फॉर्मूला होगा 4 + F अपॉन 3 + F। क्या बोलोगे? अब सारा एक बार रिवाइज करते हैं, फिर ब्रेक देता हूं, उसके बाद केमिस्ट्री कंटिन्यू करेंगे। ये सुनेंगे सभी बच्चे? अच्छा, मोनोएटॉमिक के लिए, मोनोएटॉमिक के लिए सीवी कितना आया था, 3/2R। सीपी कितना आया था, 3 के बाद डायरेक्ट 2 बढ़ा दो उसमें, मतलब एक्चुअल में पूरी वैल्यू में 1 बढ़ता है, लेकिन रेशियो वाला बात करूंगा तो 3/2 का 5/2R हो जाता है। हाँ, अच्छा, रेशियो कितना हो जाएगा, 5/3। 5/3 बोले तो पॉइंट में, डेसिमल में 1.67 या 1.666 आता है। ठीक है, डायटोमिक में रिजिड रोटेटर, रिजिड बोले तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसीडर करेंगे वहां पर नहीं, सिर्फ कौन सा होगा, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। रोटेशनल कितना काउंट होगा, 2, ट्रांसलेशनल तो 3 ही रहेगा। अभी आप सीवी बताओ, 5/2R आया था उसका, सीपी कितना आएगा, 5 से 2 बढ़ा दो, 7/2R। डिवाइड करेंगे तो 7/5, ऊपर बड़ा नंबर रहेगा याद रखना, जिसको काट कर कितना आ रहा है, 1.4 आ रहा है। ओके, डायटोमिक रिजिड रोटेटर गामा की वैल्यू 1.4। अच्छा, नॉन रिजिड ट्रीट करेंगे तो वाइब्रेशन भी कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका सीवी कितना आएगा पहले बताओ, 7/2R कितना आ रहा है, बराबर। अच्छा, सीपी कितना होगा, 7 में 2 बढ़ा दो, 9/2R। रेशो करेंगे तो बड़ा ऊपर छोटा नीचे, 9/7। 9/7 काट के कितना आएगा, 1.28 आएगा। इतनी कहानी समझ में आ गई। अच्छा, अगर मैं पॉलीएटॉमिक में बात कर रहा हूं और उसमें लीनियर है, पॉलीएटॉमिक में कौन है,
तो आप ध्यान रखेंगे रोटेशनल कितना होगा, 2 ही रोटेशनल रहेगा, ठीक है। और अगर मैं पॉलीएटॉमिक में नॉन लीनियर बात कर रहा हूं, जिसका फॉर्मूला भी डिराइव करते हैं हम लोग, तो रोटेशनल कितना होगा, 3, ठीक है। तो आपका 3 रोटेशनल, 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशनल और F वाइब्रेशनल है। तो आपका पूरा फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया कि एक वाइब्रेशन के लिए 2/2 Na की बेटी करते हैं, ठीक है। तो F के लिए क्या, F इंटू 2/2 Na की बेटी। अच्छा, इसको सॉल्व करने पर आपको बताना CV कितना आया था। CV आया था 3 प्लस F इंटू आर। क्या आया था, 3 प्लस F इंटू आर। और CP कितना आया, 4 प्लस F इंटू आर। डिवाइड करेंगे तो आपको पता है आर कैंसिल हो जाएगा। गामा कितना आएगा, 4 प्लस F अपॉन 3 प्लस F। आई होप इतनी कहानी समझ में आ गई। तो ये हम लोग ने अलग अलग इसके मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक और पॉली एटॉमिक के लिए क्या निकाला, गामा निकाला। क्या निकाला, तो गामा पे सवाल रहेगा, ध्यान रखो बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो आप इसको, ठीक है।